तो आई डोंट थिंक सो एनीवन इज हैविंग एनी डाउट। तो उस दिन का हमने जो सेशन में एक बार दोबारा ब्रीफ में कर देती हूँ, हमने आईएचएस के बारे में देखा था कि इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, शेयर स्क्रीन करके मैंने आपको सब दिखाया था कि इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज के पॉइंट पे हम पहुंच गए थे। एट द एंड वो पेमेंट आ गई थी कि हमें पेमेंट करनी है। तो पेमेंट के डिफरेंट मेथड्स आ गए थे। नेक्स्ट, ये ऐसे पेमेंट के डिफरेंट मेथड्स आ गए थे। अमाउंट पे मत जाइएगा, आई हैव जस्ट टेकन अ स्क्रीनशॉट ऑफ प्रीवियस फाइल। तो ऐसे डिफरेंट मेथड्स आ गए थे जिसमें हमने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स एंटर करके, बिलिंग एड्रेस एंटर करके वी हैव टू पे द अमाउंट। तो आफ्टर पेइंग द अमाउंट, मैं आपको एक बार ईमेल दिखा देती हूँ कि जब हम अमाउंट पे कर देते हैं तो स्टूडेंट की ईमेल आईडी पे कैसा ईमेल आता है। मूव टू द नेक्स्ट पेज। वैसे जब हम पेमेंट कर देते हैं ऑन द पोर्टल, जो यूकेवीआई का, जब जिसमें हम फाइल लगा रहे हैं, स्टूडेंट का एक अकाउंट क्रिएट हुआ है, तो पेमेंट करने के बाद ऐसी स्क्रीन आ जाती है, कंप्लीट योर आईएचएस रेफरेंस नंबर इज। आईएचएस इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज का एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है और पेमेंट सक्सेसफुल का हमारे पास आ जाता है कि क्लिक कंटिन्यू विद योर एप्लीकेशन, कि योर पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुल। और ये सेम ही चीजें हमें ईमेल के थ्रू भी रिसीव होती हैं, जिस इसके नीचे लिखा है वी हैव सेंट यू अ कंफर्मेशन ईमेल। सो एज यू कैन सी, दोनों स्क्रीनशॉट्स के नीचे लिखा है कि वी हैव सेंट अ रिसिप्ट टू योर ईमेल एड्रेस एंड वी हैव सेंट यू अ कंफर्मेशन ईमेल। दैट मीन्स बोथ द थिंग्स हैव बीन शेयर्ड ऑन द ईमेल एड्रेस एज वेल। सो जस्ट फॉर योर रेफरेंस आई विल शेयर यू द स्क्रीन की स्टूडेंट को ईमेल कैसे रिसीव होती है। इज इट विजिबल? तो ये स्टूडेंट की फाइल है। अब इसमें जैसे ये आईएचएस रेफरेंस नंबर की ईमेल आ गई कि योर इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज रेफरेंस नंबर, ये आफ्टर पेइंग द हेल्थ इंश्योरेंस, जो हेल्थ इंश्योरेंस की हमने फीस पे की है उसको पे करने के बाद ही ये एक नंबर जनरेट होगा। दैट इज द रेफरेंस नंबर ऑफ द स्टूडेंट। दिस ईमेल्स कंफर्म योर इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज रेफरेंस नंबर। तो ये इसकी रिसिप्ट है। उसके बाद एक ईमेल और आती है पेमेंट कंफर्मेशन की। The online payment for your immigration health surcharge has been safely and securely processed by the WorldPay। तो जितनी अमाउंट आपने पे की है INR में, जितनी भी अमाउंट पे की है, दैट पेमेंट रेफरेंस नंबर विद द पेमेंट अमाउंट। तो ये दो ईमेल्स जो आती हैं आफ्टर पेइंग द इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज आएंगी। ये पहली एक पेमेंट है, एक ईमेल है पेमेंट कंफर्मेशन की, दूसरी ईमेल है जिसमें आईएचएस का स्टूडेंट का रेफरेंस नंबर दिया हुआ है। तो ये दो ईमेल्स जो हैं आफ्टर पेइंग दिस तो रिसीव होती हैं। तो अब स्टूडेंट का इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज पे हो गया, तो पे करने के बाद का क्या प्रोसीजर है। तो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, तो इसके बाद का जो स्टेप है दैट इज कंटिन्यू विद योर एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। रिटर्न टू माई वीजा, पहला स्टेप आएगा रिटर्न टू माई वीजा एप्लीकेशन। उसके बाद आएगा कंटिन्यू योर एप्लीकेशन। तो कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास कुछ अलग से आगे ऑप्शंस आएंगे कि हमने बीआरपी का एक एड्रेस देना है उनको। बीआरपी आपको जब आपके सेशंस लग रहे होंगे यूके के, तो बीआरपी कार्ड के बारे में आपको समझाया गया होगा व्हाट इज बीआरपी। तो बीआरपी इज अ बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट कार्ड, जो स्टूडेंट को आफ्टर रीचिंग द यूके वहां जाके पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी भी पोस्ट ऑफिस पे रिसीव हो जाएगा। बिफोर दैट वी हैव टू प्रोवाइड अ एड्रेस टू द यूकेवीआई, यूके वीजा एंड इमिग्रेशन को हमें एक एड्रेस देना पड़ेगा कि इस लोकेशन पे हमारा जो बीआरपी है इस पोस्ट ऑफिस से मतलब कलेक्ट करेगा स्टूडेंट। तो वो एड्रेस एंटर करने की ऑप्शन आती है। पहले आईएचएस पे होगा, पे करने के बाद वहां पे कंटिन्यू की ऑप्शन आएगी। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन आप लोगों के सामने आएगी। तो डेमोन्स्ट्रेटिंग योर परमिशन टू बी इन द यूके, तो इस स्क्रीन के बाद चेंज द स्क्रीन। तो इसके बाद वो पूछेंगे इफ योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुल यू मे नीड टू कलेक्ट एविडेंस ऑफ योर इमिग्रेशन स्टेटस इन द यूके
तो व्हाट इज अ बीआरपी, इसमें थोड़ी सी बीआरपी के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी कि बीआरपी क्या है, व्हाट इफ आई डू नॉट नीड अ बीआरपी। तो ये इस इंफॉर्मेशन के बारे में हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें बीआरपी आपको सिंपल वर्ड्स में बता दिया। बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ कार्ड दैट इज बीइंग इश्यूड टू एवरी पर्सन लिविंग इन द यूके। उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग, अगर वो स्टूडेंट वीजा पे है तो स्टूडेंट स्टडी परमिट का उसको कार्ड मिलेगा, वर्क वीजा पे है तो उसको वर्क परमिट का भी एक बीआरपी कार्ड मिलेगा। तो अब इसको एड्रेस बताना है हमने, तो वहां पे पूछते हैं, दो ऑप्शन आती हैं, कलेक्ट फ्रॉम अ यूके पोस्ट ऑफिस। आपकी स्क्रीन पे भी विजिबल है आपको, तो ये लिखा होता है कि कलेक्ट फ्रॉम अ यूके पोस्ट ऑफिस। सेकेंड ऑप्शन आती है कलेक्ट फ्रॉम एन ऑल्टरनेटिव लोकेशन। तो यूके पोस्ट ऑफिस या फ्रॉम ऑल्टरनेटिव लोकेशन, तो दैट्स अप टू यू। वैसे हम यूके पोस्ट ऑफिस ही एंटर करेंगे कि हमें पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट करना है। तो ऑल्टरनेटिव लोकेशन का मतलब है कि आपको पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट नहीं करना है, आप अपनी यूनिवर्सिटी से भी कलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल सकते हो, यूनिवर्सिटी का एड्रेस डाल सकते हो। पर अगर हम यूके पोस्ट ऑफिस में करते हैं तो यूके पोस्ट ऑफिस का वहां पे आपके पास ऑप्शन आएगी एंटर आ यूके पोस्ट कोड। जो नीचे वाला स्क्रीनशॉट है उसमें लिखा है कलेक्ट फ्रॉम अ यूके पोस्ट ऑफिस। जब हम सिलेक्ट करते हैं तो उसके नीचे एक ऑप्शन है एंटर आ यूके पोस्ट कोड। तो यूके पोस्ट कोड का हमने क्या एंटर करना है, आपको क्या ध्यान रखना है कि स्टूडेंट की जो यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस होगा उसके नियर बाय जो पोस्ट ऑफिस है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक पोस्ट कोड एंटर करना है। स्टूडेंट अपनी यूनिवर्सिटी का इसमें पोस्ट कोड एंटर कर दे, जो यूनिवर्सिटी का एग्जैक्ट एड्रेस है, तो वो पोस्ट कोड एंटर करने के बाद उसके नियर बाय जो पोस्ट ऑफिस होगा, यूनिवर्सिटी के नियर बाय जो पोस्ट ऑफिस होगा उसका एड्रेस वो ऑटोमेटिकली वहां पे शो हो जाएगा कि ये पोस्ट ऑफिस जो है दैट इज नियर टू दिस लोकेशन। जो हमने पिन कोड या पोस्ट कोड वहां पे एंटर किया है, उस पोस्ट कोड के नियर बाय ये वाला पोस्ट ऑफिस सबसे नजदीक है। तो ये आपको स्क्रीनशॉट में भी विजिबल है, जैसे हमने कलेक्ट फ्रॉम अ यूके पोस्ट ऑफिस किया, नीचे एक पोस्ट ऑफिस का हमने पिन कोड डाला, तो ऊपर एक पोस्ट ऑफिस का एड्रेस लिखा आ गया कि ये पोस्ट कोड जो है दैट इज नियर टू दिस लोकेशन। आफ्टर दैट, अब इसको एंटर करने के बाद आपकी एक लोकेशन जो है डिसाइडेड हो गई कि इस लोकेशन पे जो है आपका बीआरपी कार्ड जो है स्टूडेंट का वो डिलीवर होगा। तो स्टूडेंट का जब वीजा अप्रूव हो जाता है, वीजा अप्रूव होने के बाद बीआरपी कार्ड वहां स्टैंप होके पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाता है। तो स्टूडेंट जब भी वहां जाएगा आफ्टर रीचिंग द यूके, तो उसको विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर अंदर ये कार्ड कलेक्ट करना होता है फ्रॉम दैट लोकेशन विच स्टूडेंट हैज सिलेक्टेड। तो आईएचएस पे करने के बाद सबसे पहला स्टेप जो आएगा आपके पास वो आएगा सिलेक्टिंग अ बीआरपी एड्रेस। तो बीआरपी एड्रेस में दो ऑप्शंस हैं जिसमें हम यूके पोस्ट ऑफिस की ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन है चूज अ ऑल्टरनेटिव लोकेशन। ऑल्टरनेटिव लोकेशन दैट मींस यू कैन पुट एनी ऑफ द एड्रेस फ्रॉम वेयर यू वांट टू कलेक्ट योर बीआरपी। तो वैसे प्रेफरेंस इज गिवन टू द यूके पोस्ट ऑफिस नियर टू द यूनिवर्सिटीज कैंपस। तो पोस्ट कोड कौन सा डालना है हमने, जो यूनिवर्सिटी का पोस्ट कोड होगा उसमें एंटर करो, अपने आप पोस्ट ऑफिस की डिटेल आ जाएगी। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप आफ्टर पेइंग द आईएचएस। अब बीआरपी एड्रेस सिलेक्ट करने के बाद पहली आईएचएस की पेमेंट हो गई, फिर बीआरपी का एड्रेस सिलेक्ट हो गया। तीसरा स्टेप आता है हमारे पास एम्बेसी फी पेमेंट का। अब बीआरपी एड्रेस हमने एंटर कर दिया, उसके बाद स्टूडेंट को इसकी कोई ईमेल नहीं आएगी, कोई कंफर्मेशन ईमेल नहीं आएगी। तो नेक्स्ट स्टेप आता है पे एम्बेसी फीस। अब एम्बेसी फीस का भी आपको ये चीज कंफर्म की गई थी कि 3 सर्विसेज होती हैं, दैट इज स्टैंडर्ड, प्रायोरिटी एंड द सुपर प्रायोरिटी। बट जब आप इस पोर्टल में अप्लाई कर रहे होगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड के लिए तो पे करना ही करना है, बिकॉज किसी स्टूडेंट ने अगर प्रायोरिटी लेनी है या सुपर प्रायोरिटी सर्विस लेनी है तो स्टैंडर्ड के साथ उसको कुछ एडिशनल अमाउंट पे करनी पड़ती है। तो दैट मीन्स
पहले स्टूडेंट को स्टैंडर्ड सर्विस के लिए ही पे करना पड़ेगा। उसको अगर प्रायोरिटी या सुपर प्रायोरिटी लेनी है वो फर्दर स्टेप्स में है। सो एज शोन ऑन योर स्क्रीन, तो नेक्स्ट पोर्टल पे लिखा आ जाएगा चूज सर्विस। ऑल दी स्क्रीनशॉट्स आर टेकन जब फाइल लग रही थी तब के ये स्क्रीनशॉट्स हैं। डोंट कंसीडर कि ऐसा कुछ स्क्रीन पे नहीं आएगा। ऐसे ही स्क्रीनशॉट्स आएंगे आपकी स्क्रीन पे जब आप स्टेप बाय स्टेप फाइलिंग कर रहे होंगे। तो चूज आ सर्विस, इसमें ये सर्विस अपडेट दिया हुआ है। अब चूज अ सर्विस के नीचे सेकंड स्क्रीनशॉट में आपको दिख रहा होगा, वहां पे लिखा है स्टैंडर्ड सर्विस। तो यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको, स्टैंडर्ड सर्विस। पहले आपको स्टैंडर्ड के लिए ही पे करना है। स्टैंडर्ड सर्विस पे क्लिक करके देन क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। तो सेव एंड कंटिन्यू पे करने के बाद योर पेमेंट, जस्ट अ मिनट। तो स्टैंडर्ड सर्विस के लिए पे करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे अगर आप क्लिक करोगे वैसे ही पेमेंट मेथड्स आ जाएंगे आपके पास। फिर चेंज द स्क्रीन ऑन, इसमें मैं अपने आप करूंगी। तो एम्बेसी फीस जब आप पे करोगे तो वहां पे भी जैसे आपको आईएचएस पे करते टाइम डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं कि ये कार्ड से पे होगी। ऊपर जी पे भी लिखा होता है कि गूगल पे की ऑप्शन भी है, मास्टर कार्ड है, वीजा कार्ड है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस आर देयर। तो जब आप वहां पे क्लिक करोगे पे फॉर द स्टैंडर्ड सर्विस, तो स्टैंडर्ड सर्विस के लिए पे करने के लिए ये डिफरेंट ऑप्शंस आप लोगों के पास आ जाएंगे। वैसे ही जैसे हमने आईएचएस के लिए पे किया था वैसे ही हमने ये फीस भी पे कर देनी है इन द आईएनआर। तो अभी के लिए जो स्टैंडर्ड सर्विस की फीस है दैट इज £490। तो ये £490 की जो है डिडक्शन होगी स्टैंडर्ड सर्विस के लिए। तो आफ्टर पेइंग द फीस, जब हमने फीस क्रेडिट कार्ड के थ्रू या आप डेबिट कार्ड जो इंटरनेशनली वैलिड है उसके थ्रू आपने पे कर दी, तो आपके पास ये स्क्रीनशॉट आ जाएगा दैट द पेमेंट इज सक्सेसफुल। तो पेमेंट सक्सेसफुल आ गया। नीचे रेफरेंस नंबर लिखा होता है, तो ये यूकेवीआई का रेफरेंस नंबर होगा। डेट ऑफ पेमेंट, नेम, वीजा कैटेगरी, फीस पेड। अब इसकी भी कंफर्मेशन ईमेल जो है स्टूडेंट की ईमेल आईडी पे आएगी। स्टेप बाय स्टेप दोबारा रिपीट कर रही हूँ। पहले फॉर्म फिल होगा, फिर आईएचएस पे होगा। आईएचएस पे करने के बाद ऑप्शन आएगी बीआरपी के एड्रेस को एंटर करने की, जिसमें हमने पोस्ट ऑफिस का एड्रेस डालना है नियर टू द यूनिवर्सिटी। आईएचएस को पे करने के बाद हम बीआरपी, बीआरपी के बाद आएगी एम्बेसी फीस। एम्बेसी फीस में हमने क्या पे करनी है, पहले स्टैंडर्ड सर्विस की ही फीस पे होगी। तो स्टैंडर्ड सर्विस की पे करने के लिए वैसे ही ऑप्शन आएंगे कार्ड्स के, या जीपे के ऑप्शन है आप उससे भी पे कर सकते हो, बट प्रेफरेंस इज गिवन टू द क्रेडिट कार्ड और इंटरनेशनली वैलिड डेबिट कार्ड। अब पेमेंट सक्सेसफुल हो गई। सक्सेसफुल होने के बाद भी स्टूडेंट को ईमेल आएगा दैट योर पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुल। जस्ट अ मिनट। So this is the kind of email that student will receive after making the payment. तो पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आया। वीजा स्टूडेंट वीजा है, सर्विस ऑप्शन पहले स्टूडेंट ने स्टैंडर्ड पेमेंट सिलेक्ट की है, फी पेड कितनी अमाउंट पे हुई है। तो ये सारी ईमेल जो है आफ्टर पेइंग द स्टैंडर्ड सर्विस फीस आएगी। सो व्हाट यू नीड टू डू नेक्स्ट, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। वांट टू चेंज योर एप्लीकेशन, नहीं, ये जस्ट एक कंफर्मेशन है दैट यू हैव मेड अ पेमेंट फॉर योर स्टैंडर्ड सर्विस। तो आफ्टर दिस, तो इसके फर्दर का जो प्रोसेस है, इसके बाद हमारे पास ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तीन आ जाएंगी। डाउनलोड योर सपोर्टिंग चेकलिस्ट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। तो जितनी भी फाइल आपने अपलोड की है अब तक, जितना भी डिटेल एंटर की है, सारी फॉर्म में डिटेल एंटर की, फंड्स के रिगार्डिंग सब कुछ, तो ये जितनी भी डिटेल्स एंटर की गई हैं ये सारी डिटेल्स जो हैं, मतलब ये एक डाउनलोड एक चेकलिस्ट बना ली। ये गवर्नमेंट ने ही एक चेकलिस्ट बना दी कि ये चेकलिस्ट वाले डॉक्यूमेंट्स जो हैं दैट यू नीड टू कैरी ओवर दैट। तो ये डाउनलोड करनी है, यहां से डाउनलोड दी चेकलिस्ट। मैं आपको एक बार चेकलिस्ट दिखा भी देती हूँ, तो ये डाउनलोड करके कैसी चेकलिस्ट हमारे पास आती है।
दिस इज द काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। जब हम वहां स्क्रीन से डाउनलोड करते हैं, साइड पे ऑप्शन लिखी है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, तो इसका पीडीएफ वहां से डाउनलोड करना है। जब स्टूडेंट बायोमेट्रिक के लिए अपीयर करेगा तो एट दैट टाइम इसका प्रिंट आउट भी स्टूडेंट ने लेके जाना है। तो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है, इसमें भी टोटल अमाउंट पेड जो हमने स्टैंडर्ड सर्विस के लिए पे की है वो लिखी है, टोटल फी, एप्लीकेशन डेट, स्टूडेंट की सारी डिटेल आ जाएगी इसमें। अब ये रही डॉक्यूमेंट्स, द पासपोर्ट और द ट्रेवल डॉक्यूमेंट। पासपोर्ट लेके जाना है तो स्टूडेंट ने जो फंड्स दिखाए हैं उसके डॉक्यूमेंट्स हो गए। कोई क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स, लाइक उसने कैश अप्लाई करते टाइम जो भी अपनी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स यूज किए थे, दैट शी नीड्स टू कैरी। तो ये चेकलिस्ट है। टीबी टेस्ट रिजल्ट, ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट का रिजल्ट भी लेके जाना है, टीबी टेस्ट रिपोर्ट। ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी इन इंग्लिश ट्रांसलेट। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ यही डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं। बर्थ सर्टिफिकेट, लाइक पेरेंट्स के नाम पे फंड होंगे तो इसमें बर्थ सर्टिफिकेट भी लिखा आएगा। अभी स्टूडेंट के फंड्स पेरेंट्स के नाम पे नहीं थे तो यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट की मतलब चेकलिस्ट में डिटेल नहीं मेंशन की गई। अदरवाइज यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट भी लिखा था कि वॉट एवर डॉक्यूमेंट्स यू नीड फॉर योर बायोमेट्रिक्स, वो इस चेकलिस्ट में जो है मेंशन है। तो ये चेकलिस्ट रिसीव होती है स्टूडेंट को। शेयर करिए नेक्स्ट। तो ऊपर तो थी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट की ऑप्शन, सेकंड पे लिखा था ट्यूबरक्लोसिस। अब नीचे लिखा है मेक अरेंजमेंट टू प्रोवाइड योर डॉक्यूमेंट्स एंड बायोमेट्रिक्स। तो साइड पे जो ग्रीन बटन दिया है दैट इज प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स एंड बायोमेट्रिक्स। इस पे मैं बाद पे आती हूँ। नीचे लिखा है ऑप्शनल एक्शंस, डाउनलोड अ कॉपी ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने फॉर्म पहले फिल आउट किया है उसकी एक कॉपी आपको अपनी रिकॉर्ड्स के लिए डाउनलोड करनी है। तो डाउनलोड, यहाँ पे आप इस ब्लू वाले बटन पे क्लिक करोगे, डाउनलोड अ कॉपी ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो पीडीएफ फॉर्म में आपके पास एक फॉर्म डाउनलोड होके आ जाएगा जो आपने फिल किया है। तो why you are changing, प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स एंड बायोमेट्रिक्स पे अब मैं आती हूँ। तो वहां पे लिखा है कि आपको आपके बायोमेट्रिक्स के लिए मतलब अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो आपको इस ग्रीन बटन पे क्लिक करना है, प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स एंड बायोमेट्रिक्स। जस्ट म्यूट। प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स एंड बायोमेट्रिक्स पे जब आप क्लिक करोगे, आफ्टर दैट आपके पास ये पहले वाला स्क्रीनशॉट जो है लिखा है कि प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक्स। तो ये स्क्रीन आएगी, यू आर अबाउट टू बी ट्रांसफर टू द कमर्शियल पार्टनर्स वेबसाइट टू मेक अरेंजमेंट टू प्रोवाइड योर वेबसाइट बायोमेट्रिक्स। मतलब इस वेबसाइट से हटके किसी और वेबसाइट पे आपको लेके जा रहे हैं टू बुक द अपॉइंटमेंट फॉर द बायोमेट्रिक्स। तो कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ग्रीन बटन है नीचे कंटिन्यू का, इस पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद जब आप कंटिन्यू करोगे तो वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट खुल जाएगी। नीचे वाले स्क्रीनशॉट में आपको दिख रहा है वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट खुल जाएगी। तो वीएफएस ग्लोबल की एक वेबसाइट, उसमें भी एक अकाउंट है बट वो ऑटोमेटिकली ओपन होगा। जब आप उस लिंक से जाके क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे स्टूडेंट का रेफरेंस नंबर लिखा होगा। आपके पास तीन चीजें शो हो रही हैं, रेफरेंस नंबर, ईमेल एड्रेस, कंट्री ऑफ एप्लीकेशन इंडिया।
तो रेफरेंस नंबर ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा जब आप वहां कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, और यहाँ इधर ऑटोमेटिकली रेफरेंस नंबर आ जाएगा। स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली वहां से एंटर होके इधर आ जाएगा। तो कंट्री ऑफ एप्लीकेशन हमने अपनी कंट्री सिलेक्ट कर रखी है इंडिया। तो उसके नीचे सेंटर्स आ जाएंगे कि आपको कौन से सेंटर पे जो है बुकिंग करनी है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट। तो जब आप वहां पे सिलेक्ट योर सेंटर पे क्लिक करोगे ना, तो ऐसे डिफरेंट सेंटर्स आ जाएंगे, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई। तो आपको कौन से वीजा एप्लीकेशन सेंटर में जाके अपने बायोमेट्रिक्स के लिए अपीयर करना है, ये लिस्ट आपको जब हमने फाइल स्टार्ट की थी ना, स्टार्टिंग पॉइंट पे भी आपको ये सारे सेंटर्स की लिस्ट मिली थी कि ये लोकेशंस हैं जहां पे जाके आप अपनी फाइल का मतलब बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट करवा सकते हो। तो वैसे ही वही सारे सेंटर्स यहाँ पे हो गए। तो चंडीगढ़, दिल्ली, जिसकी भी जो भी नियरेस्ट लोकेशन है वो लोकेशन सिलेक्ट करके हम फर्दर इसको प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले सेंटर सिलेक्ट होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करके वीएफएस के पेज पे जाएगी स्क्रीन। वीएफएस के पेज पे सारी डिटेल ऑटोमेटिकली जनरेट होके आ जाएगी जो आपकी फाइल में सारी एंटर की है। वहां पे जस्ट आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट अ सेंटर। तो सेंटर की डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो आफ्टर सिलेक्टिंग द सेंटर, अपॉइंटमेंट का टाइम सिलेक्ट करना है। तो सेंटर सिलेक्ट करोगे तो साथ के साथ आपको अपॉइंटमेंट की डेट पूछेंगे कि कौन सी डेट को, मतलब उस लोकेशन पे कौन सी डेट की अपॉइंटमेंट जो है अवेलेबल है। तो अपॉइंटमेंट की डेट, डेट देखोगे तो डेट सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछेंगे कि कौन से टाइम पे आपको आना है, क्योंकि एक दिन में भी कितनी अपॉइंटमेंट के टाइम होते हैं। तो आपको पहले डेट सिलेक्ट करनी है, सिलेक्ट डेट एंड टाइम। तो जैसे ये ग्रीन वाले ऊपर ऑप्शंस हैं, कुछ ऑरेंज मार्क है, कुछ ग्रीन मार्क है। तो मतलब ऑरेंज मार्क वाले डेज जो है वहां पे अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है या क्लोज हो चुकी है। तो कुछ डेट्स जो है अवेलेबल है, वहां पे आप अपॉइंटमेंट का क्लिक करोगे, देन वहां पे टाइमिंग की ऑप्शन आ जाएगी कि उस डेट की कौन कौन सी टाइमिंग अवेलेबल है। तो जैसे सेकंड वाले स्क्रीनशॉट में आपको तीन टाइमिंग्स दिख रही हैं, तो आपको टाइम सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। डेट सिलेक्ट करनी है, डेट सिलेक्ट करने के बाद सीधा टाइम की ऑप्शन आ जाएगी कि आपको कौन से टाइम पे वहां पे आना है। ये सारा प्रोसेस हम शेयर स्क्रीन के थ्रू नहीं करवा पा रहे, बिकॉज जो है पहले आईएचएस पेमेंट होगा उसके बाद ही ये सारा प्रोसेस होगा। तो पेमेंट करनी पड़ेगी जब आप लोगों के पास प्रैक्टिकली कोई फाइल आती है, तो आप लोग इसको लॉजमेंट करके देख सकते हो। इन केस इफ यू गाइस फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो यहां से डेट सिलेक्ट की, टाइम सिलेक्ट किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमें बहुत सी ना वहां पे एडिशनल सर्विसेज चूज करनी होती हैं। एडिशनल सर्विसेज में एक तो वहां पे ऑप्शन मिलेगी आपको प्रायोरिटी वीजा, सुपर प्रायोरिटी वीजा की। यहीं पे ही ऑप्शन होती है कि आपको प्रायोरिटी सिलेक्ट करनी है या सुपर प्रायोरिटी। तो जब आप सेंटर सिलेक्ट कर रहे हो ना, उसके साथ ही एक ऑप्शन मिलेगी आपको प्रायोरिटी सिलेक्ट करनी है, सुपर प्रायोरिटी। तो इसी के साथ ही आपको पेमेंट करनी पड़ेगी प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी की। जो यूके के पोर्टल में आप फाइल लगा रहे थे उसमें सिर्फ स्टैंडर्ड सर्विस की ऑप्शन ही मिलेगी। बट जब आप वीएफएस के पोर्टल में आ जाओगे, जहां पे आपको डेट सिलेक्ट करनी है, टाइम सिलेक्ट करना है, वहीं पे ही आपको प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी सर्विस की सिलेक्शन करनी है। तो एडिशनल जो प्रायोरिटी सर्विस की एडिशनल फीस होगी वो यहाँ पे जाएगी। और कुछ एडिशनल चार्जेस, जैसे इसमें कोरियर सर्विस होती है, आप कोरियर सर्विस की फीस इसमें पे करनी पड़ेगी। दैट इज अराउंड 450 550 कुछ कोरियर सर्विस की फीस है। तो कोरियर सर्विस का मतलब क्या है कि जब आपका पासपोर्ट वहां से स्टैंप होके वापस आना है या पासपोर्ट वो डिलीवर करके जाएंगे, तो वो कोरियर सर्विस की फीस है। इसमें आपको वो ऐड करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट चेक, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग असिस्टेंस की होती है कि वहां जब स्टूडेंट बायोमेट्रिक देने जा रहा है और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहा है, तो इसमें एक ऑप्शन और होती है डॉक्यूमेंट स्कैनिंग असिस्टेंस। तो वहां पे आपको एक सिंगल बंदा जो है
वो गाइड करेगा कि आपको आपके डॉक्यूमेंट्स में हेल्प करेगा, तो उस असिस्टेंस के लिए भी आपको 175 के अराउंड कुछ पेमेंट होती है, वो पेमेंट करनी पड़ती है। दैट इज इन रुपीज, मैं पाउंड में नहीं बता रही हूँ, इन रुपीज बता रही हूँ। तो एसएमएस सर्विस की ऑप्शन होती है इसमें, तो एसएमएस सर्विस की ऑप्शन भी आपको सिलेक्ट करनी है। लाइक इन केस वहां से पासपोर्ट डिस्पैच हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो हर एक चीज के लिए स्टूडेंट को एक एसएमएस भी रिसीव होगा। जो नंबर फाइल में डाला गया है उसका एक एसएमएस भी स्टूडेंट को रिसीव होगा थ्रू टेक्स्ट मैसेज। नेक्स्ट। तो ऐसे हमने एसएमएस सर्विस ऐड कर दी 175 पर पर्सन। तो ये कॉस्ट ना कुछ रुपीज ऊपर नीचे होती रहती है, एग्जैक्ट फीस मैं नहीं बता रही। एसएमएस की 175 है, कोरियर सर्विस की अराउंड 350 टू 450 है। तो दिस कैन चेंज एज वेल, ये कोई गारंटी नहीं है कि ये हमेशा सेम ही रहेगी। तो एसएमएस हो गया, कोरियर सर्विस हो गई, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग असिस्टेंस हो गई। यहाँ पे एक ऑप्शन होती है प्रीमियम लॉन्च सर्विस। प्रीमियम लॉन्च का मतलब क्या है? प्रीमियम लॉन्च का मतलब है कि स्टूडेंट विल बी गिवन द प्रायोरिटी ओवर देयर, उसको पर्सनल अटेंशन दी जाएगी वहां पे। मतलब वहां पे ऐसे होता है कि हजारों स्टूडेंट खड़े हैं, तो अगर उस स्टूडेंट ने प्रीमियम लॉन्च सर्विस ली है उसकी 3500 एडिशनल कॉस्ट होती है। 3500 एडिशनल कॉस्ट होती है प्रीमियम लॉन्च सर्विस की। फॉर स्टूडेंट वांट्स टू टेक द प्रीमियम लॉन्च सर्विस, स्टूडेंट कैन पे द 3500, तो उसको वहां पे एडिशनल असिस्टेंस मिल जाती है। क्योंकि स्टूडेंट वहां जाके कई बार घबरा जाते हैं, उनको समझ नहीं आता, हाथ में सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन से डॉक्यूमेंट स्कैन करवाने हैं कौन से नहीं करवाने, तो कई बार वो मतलब इस चीज में उलझ जाएगा कि क्या करना है वहां जाके। तो जब स्टूडेंट ने प्रीमियम लॉन्च सर्विस लिया होता है ना, तो स्टूडेंट को वहां पे एक पर्सनल अटेंशन मिलता है थ्रू एन ऑफिसर। तो वो उसको गाइड करेंगे सारा क्या करना है वहां पे, अलग से उसको बिठाया जाएगा। तो उसमें थोड़ा सा स्टूडेंट को अटेंशन मिलेगा और कुछ नहीं, जिसकी कॉस्ट अराउंड 3500 होती है। तो जस्ट अ मिनट, कुछ क्वेरी है। डॉक्यूमेंट चेक सर्विस मैंडेटरी? नो, तो ये जरूरी नहीं है। काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स है, लाइक डॉक्यूमेंट स्कैनिंग असिस्टेंस भी मैं आपको बोल रही हूँ, तो वहां डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाते हैं ओरिजिनल, वो ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं। तो ये पहले भी उन्होंने लिखा था कि इफ यू आर अपलोडिंग योर डॉक्यूमेंट्स, यू आपको इन चीजों के लिए पे नहीं करना है। बट हम क्या प्रेफर करते हैं कि स्टूडेंट वहां अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल कैरी करके जाए। अगर स्टूडेंट ने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो ऑनलाइन भी हो जाएंगे। मैं आपको एक लिंक दिखाऊंगी, उस लिंक के थ्रू एक अकाउंट ओपन होता है स्टूडेंट का, जिसमें उसके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। उसमें वही फाइनेंशियल एविडेंस, स्पॉन्सर इंफॉर्मेशन, वही सारी चीजें हैं, तो वो ऑनलाइन अपलोड हो जाएंगी। तो उसको स्कैनिंग असिस्टेंस डॉक्यूमेंट चेक के लिए पे ही नहीं करना है। अगर स्टूडेंट वहां लेके जा रहा है अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, देन बेटर है कि वो ले ले। क्योंकि वेयर स्टूडेंट इज पेइंग 1,13,000, तो उसमें अगर 175 रुपीज ऐड भी हो जाएंगे तो देर इज नॉट अ बिग डील। तो वहां पे असिस्टेंस मिल जाएगी उसको, कोई बड़ी बात नहीं है इतने इतने चार्जेस अगर वो पे कर भी देता है तो। नेक्स्ट। अब यहाँ पे आता है कोरियर एड्रेस। तो सारी चीजें सारा कुछ ऐड करने के बाद पेमेंट्स, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी कि आपका जो पासपोर्ट है वो वहां पे सबमिट तो कर लेते हैं, बट उसको कोरियर कहाँ करना है। तो कोरियर का एड्रेस यहाँ पे एंटर होगा। तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि ये स्टूडेंट का पर्सनल एड्रेस ही होना चाहिए, तो कोई भी एड्रेस हो सकता है। लाइक इफ एजेंट्स वांट कि वो अपने एड्रेस पे पासपोर्ट मंगवाना चाहते हैं तो दे कैन। तो जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट का कॉरेस्पॉन्डेंस या परमानेंट एड्रेस ही यहाँ पे डालना है। तो कोई भी एड्रेस हो कोरियर का जहां पे आपको पासपोर्ट डिलीवर करवाना है, तो वो कोरियर एड्रेस एंटर हो जाएगा। थैंक यू फॉर बुकिंग एन अपॉइंटमेंट विद अस, जब आपको कोरियर का एड्रेस डालना है तो ये सारा कुछ करने के बाद पेमेंट की ऑप्शन आती है दोबारा, कि जो जो आपने सिलेक्ट किया उसके लिए पे करना है, वही पेमेंट की ऑप्शंस रहेंगी। आफ्टर पेइंग ये ईमेल आ जाएगी, थैंक यू फॉर बुकिंग द अपॉइंटमेंट विद अस। तो मैं आपको एक बार ना शेयर स्क्रीन करके दिखाती हूँ कि ये जब सारा प्रोसेस होता है ना, तो इसके बाद स्टूडेंट को कैसी ईमेल्स रिसीव होती हैं। एक तो अपॉइंटमेंट की कंफर्मेशन रिसीव होगी, जस्ट अ मिनट,
Sure. जैसे ये स्टूडेंट की अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन है, तो आफ्टर पेइंग द अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन फीस, तो ये स्टूडेंट की ये कंफर्मेशन रिसीव हो जाएगी कि ये स्टूडेंट का नाम ये है, उसका फाइल का रेफरेंस नंबर इज दिस, अपॉइंटमेंट की टाइमिंग, डेट, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, वीजा कैटेगरी। अब इसकी पेमेंट की डिटेल आ गई, इसमें इसने सिलेक्ट किया था डॉक्यूमेंट स्कैनिंग असिस्टेंस, तो डॉक्यूमेंट स्कैनिंग असिस्टेंस के लिए उसको पे करना है। प्रीमियम लॉन्च पैकेज स्टूडेंट ने सिलेक्ट किया। प्रायोरिटी वीजा की देखो फीस इसमें आ गई। तो ये तीन चीजें यहाँ पे इन टोटलिंग 59379, तो ये टोटल अमाउंट स्टूडेंट हैज टू पे। तो सर्विस लेनी है नहीं लेनी, दैट इज टोटली अप टू द स्टूडेंट। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि ये सर्विस लेनी मैंडेटरी, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसके अलावा लेट मी शो। अब इस स्टूडेंट के तो डॉक्यूमेंट्स जो है स्टूडेंट वहां जाके स्कैन करवा रहा, तो इसने डॉक्यूमेंट स्कैनिंग असिस्टेंस ली। काफी स्टूडेंट्स जो हैं डॉक्यूमेंट वहां जाके स्कैन नहीं करवाते हैं, तो जस्ट अ मिनट आई विल शो। तो ये सारी चीजें करने के बाद वेलकम टू वीएफएस ग्लोबल की पहले तो ईमेल आती है। जब स्टूडेंट अपॉइंटमेंट वाले पोर्टल पे जाता है तो उसको ये ईमेल आएगी पहले वीएफएस ग्लोबल से, वीजा एप्लीकेशन सेंटर से, और जब उसकी अपॉइंटमेंट बुक हो गई तो ये लेटर उसको अटैच हो गया, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर जो मैंने अभी आपको दिखाया। अब जैसे स्टूडेंट की ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे ऑनलाइन अपलोड हुए थे, अब आपकी स्क्रीन पे ये विजिबल है। तो इसका अपॉइंटमेंट डिटेल्स के साथ सारे डॉक्यूमेंट अपलोड की मतलब डिटेल भी आ गई। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट स्टूडेंट ने अपलोड किए वो सारी डिटेल इसमें आ गई। तो इस स्टूडेंट को स्कैनिंग असिस्टेंस या लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसने जो है वो ऑनलाइन अपलोड किए। तो यही ऑप्शंस अपलोड करते टाइम मिलेगी कि एजुकेशनल एविडेंस, मतलब स्टूडेंट के इस कॉलम में क्या होंगे, 10th ऑनवर्ड जो भी एकेडमिक्स होंगे वो सारे अपलोड हो जाएंगे विद LOR MOI, 10th 12th बैचलर के DMC विद द डिग्री, मास्टर्स है तो उसके DMC विद द डिग्री। तो ये सारा कुछ इसमें एजुकेशनल एविडेंस में ऐड हो जाएगा। फाइनेंशियल एविडेंस में क्या है, फाइनेंशियल एविडेंस में स्टूडेंट के जो फंड्स हैं, दैट मीन्स द बैलेंस सर्टिफिकेट, जो बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, स्टेटमेंट है, FD है तो FD की कॉपी, लोन लेटर है तो लोन लेटर का सर्टिफिकेट, वो सब कुछ इसमें अटैच हो जाएगा। वहां पे अलग से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का प्रूफ ऐड करने के लिए ऑप्शन नहीं होती, तो हम एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में ऐड करेंगे इसको। विद द नेम पासपोर्ट, IELTS PT है तो IELTS PT अपलोड होगा। एम्प्लॉयमेंट एविडेंस मतलब उसका कोई वर्क एक्सपीरियंस है, अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी स्लिप्स, ऐसा कुछ है तो वो एम्प्लॉयमेंट एविडेंस में अपलोड होगा। स्पॉन्सर एविडेंस, स्पॉन्सर एविडेंस मतलब हु इज स्पॉन्सर, ये यूनिवर्सिटी का लिखा हुआ है। स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर हम ऐड करते हैं ना फॉर्म में, तो उसके लिए हमने कैश ऐड किया है इसमें, कैश लेटर। ट्यूबरक्लोसिस सर्टिफिकेट, दैट इज द मेडिकल। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं स्टूडेंट के ऑनलाइन अपलोड हो गए। तो इस स्टूडेंट के लिए जो सिर्फ कोरियर सर्विस और प्रायोरिटी वीजा परचेज की गई, नथिंग एल्स। पहले वाले स्टूडेंट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वहां जाके स्कैन करवा रहा था, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट स्कैनिंग असिस्टेंस भी ली गई, सब कुछ लिया गया। तो इस स्टूडेंट को जरूरत ही नहीं थी क्योंकि इसके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं दैट आर ऑनलाइन अपलोडेड। अब ये वेबसाइट है जिसके थ्रू डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड होते हैं, बट ये वेबसाइट अभी लॉगिन नहीं होगी बिकॉज ये लॉगिन कर उसी की होगी जिसकी फाइल अभी अंडर प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो GWF रेफरेंस नंबर डालना है, विजिबल नहीं,
सो दिस इज द वेबसाइट ऑफ VFS ग्लोबल। तो यहाँ पे वही GWF रेफरेंस नंबर डालना है, स्टूडेंट की ईमेल आईडी डालनी है और साइन इन करना है। तो साइन इन करने के बाद वहां पे डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन आ जाएगी, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो बस सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करके सबमिट करने हैं। यहाँ पे कोई पेमेंट वगैरह कुछ नहीं होगा। लॉग इन करके इसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे और सबमिट होंगे, नथिंग एल्स। तो और कुछ नहीं होगा। तो ये अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन है। अब इसके बाद जब स्टूडेंट की अपॉइंटमेंट बुक हो गई, ये कंफर्मेशन उसको रिसीव हो जाएगी, तो आफ्टर दैट स्टूडेंट को क्या है, बायोमेट्रिक के लिए उस डेट और टाइम पे अपीयर करना है एट द वीजा एप्लीकेशन सेंटर। तो कौन सी लोकेशन पे जाना है, ये लोकेशन लिखी होती है यहाँ पे, यूके वीजा एप्लीकेशन सेंटर चंडीगढ़। तो ये सारा एड्रेस यहाँ पे मेंशन है कि उसको कौन सी लोकेशन पे जाना है। नहीं मिस, जो उसका अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन आएगा उस पे लिखा होगा सारा एड्रेस कि कौन से एड्रेस पे आपको विजिट करना है, एग्जैक्ट वेयर द लोकेशन इज ऑफ द वीजा एप्लीकेशन सेंटर। तो ये एंड ऑफ द स्टेप था कि अपॉइंटमेंट बुक हो गई। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद स्टूडेंट को उस टाइम पे उस डेट को अपीयर करना है एट द वीजा एप्लीकेशन सेंटर। तो वहां स्टूडेंट अपीयर कर गया, उस दिन उसने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं। मूविंग बैक टू द चेकलिस्ट, जो मैंने आपको चेकलिस्ट समझाई थी सबसे स्टार्टिंग में कि ये डॉक्यूमेंट स्टूडेंट को वीजा के लिए चाहिए। तो जब स्टूडेंट को बायोमेट्रिक देने के लिए जाना है, पहली बात तो जिस स्टूडेंट ने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड कर दिए, तो उसको तो क्या लेके जाना है, एक तो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट जो अभी हमने PDF फॉर्म में डाउनलोड की थी, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। दूसरी चीज उसको लेके जानी है जो फॉर्म फिल किया है सारा। फॉर्म फिल करने के बाद एक ऐसा फॉर्म आता है, लेट मी शो यू। जहां नीचे ऑप्शन आ रही थी कि डाउनलोड दी फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, तो वहां से जब आप फॉर्म डाउनलोड कर लेते हो ना, तो ये ऑटोमेटिकली ये सारा फॉर्म आपके पास आ जाता है। कॉपी ऑफ दिस फॉर्म प्लस डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट ये रही जो मैंने आपको शो की थी, जिसमें स्टैंडर्ड सर्विस की फीस पे की, प्लस द थर्ड थिंग इज जो अपॉइंटमेंट की कंफर्मेशन आई है। ये तीन चीजें स्टूडेंट को लेके जानी है अगर उस स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स जो हैं ऑनलाइन अपलोडेड हैं। तो अगर उस स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड नहीं है, तो उसको सारे डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं। चेकलिस्ट ओपन, इन तीन डॉक्यूमेंट्स के साथ स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, जो ये IELTS-PT का स्कोर कार्ड जो उसने एडमिशन के टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट यूज किए, 10th 12th उसके सारे एकेडमिक्स उसको ओरिजिनल वहां जाके कैरी करने। LOR MOI SOP नहीं मैंडेटरी इसमें, तमन्ना मैम, तमन्ना बग्गा, ये किसी का SOP पूछ रहे हैं। तो यूके में मैं आपको पहले बता रही हूँ, यूके में एप्लीकेशन के टाइम पे SOP लगती है, यूके में वीजा के टाइम पे SOP नहीं चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इसमें वीजा के टाइम पे नहीं लगेगी। तो इन तीन चीजों के साथ स्टूडेंट को कैश लेटर, अपने एकेडमिक्स के सारे प्रूफ, LOR MOI, फंड्स के सारे प्रूफ जो चेकलिस्ट में मेंशन है, वो सारी चीजें लेके जानी है। नेक्स्ट स्क्रीन। ये प्रूफ ऑफ फंड्स जो है, मेडिकल सर्टिफिकेट जो है, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर्म जो अभी डाउनलोड किया था हमने वो, वीजा अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन जो कंफर्मेशन अपॉइंटमेंट की दी गई थी कि इस डेट और इस टाइम को आपको अपीयर करना है, फीस की रिसीट। रिसीट जरूरी नहीं है, अगर फीस कैश पे मेंशन है जितनी पे की है तो रिसीट जरूरी नहीं है, कैश लेटर ले जाओ सिर्फ। बर्थ सर्टिफिकेट, जो फंड्स हैं वो पेरेंट्स के नाम पे हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट और एफिडेविट। तो अगर फंड्स पेरेंट्स के नाम पे है तो पेरेंट्स का जो स्पॉन्सर एफिडेविट है वो, दैट मीन्स
इफ द डॉक्यूमेंट्स आर ऑनलाइन अपलोडेड तो तीन ही चीजें लेके जानी है, अगर ऑनलाइन अपलोडेड नहीं है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो सारे लेके ही जाने हैं, प्लस उनकी A4 साइज की फोटोकॉपी, कलर्ड फोटोकॉपी भी साथ में वहां लेके जानी है, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं बड़े होते हैं, लेमिनेटेड होते हैं, तो वो ओरिजिनल उनको स्कैन नहीं कर पाते, तो उनकी कलर्ड फोटोकॉपी A4 साइज की स्टूडेंट को साथ में लेके जानी है। तो वहां जाके स्टूडेंट के फोटोग्राफ होगी, वहां जाके स्टूडेंट के जो है बायोमेट्रिक्स होंगे। फोटोग्राफ और बायोमेट्रिक देने के बाद स्टूडेंट को ईमेल रिसीव हो जाता है कि योर एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड एट द यूके वीजा एप्लीकेशन सेंटर। अब ऐसी ईमेल रिसीव हो जाती है, द प्रोसेस्ड वीजा एप्लीकेशन फॉर GWF रेफरेंस नंबर वॉज फॉरवर्डेड टू द यूके वीजा एंड इमिग्रेशन। मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है वो यूके वीआई को फॉरवर्ड हो चुकी है, दैट मीन्स एप्लीकेशन वहां पे पहुंच चुकी है। तो आफ्टर दैट एप्लीकेशन वहां पे चली गई, स्टूडेंट हैज टू वेट। कुछ नहीं करना, स्टूडेंट को वेट करना पड़ेगा। अब वेट करने के लिए उसमें डिसीजन इंटरव्यू का भी हो सकता है, साथ के साथ ईमेल भी आ सकती है, मतलब विद इन फ्यू डेज अगर आपने प्रायोरिटी सर्विस परचेज की है तो विद इन फ्यू डेज स्टूडेंट को ईमेल भी आ सकती है दैट योर पासपोर्ट हैज बीन डिस्पैच्ड। तो उसमें ज्यादा चांसेस क्या रहते हैं कि वीजा अप्रूवल है। अब जैसे ये स्क्रीन आपको विजिबल है, स्टूडेंट का क्या हुआ, इंटरव्यू का ईमेल आया है स्टूडेंट को। 1 दिसंबर को स्टूडेंट की फाइल लॉन्च हुई, 4 दिसंबर को स्टूडेंट को ईमेल आ गया रिगार्डिंग द वीजा एप्लीकेशन दिस। मतलब प्रायोरिटी सर्विस के लिए इस बच्चे ने पे किया, बट अब इस बच्चे को 4 दिन बाद ही मेल आ गया आफ्टर गेटिंग द प्रायोरिटी सर्विस दैट द प्रोसेसिंग ऑफ योर एप्लीकेशन हैज नॉट बीन स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो नॉन प्रायोरिटी में सेटल कर दी गई है। तो we aim to process non-settlement application within the 15 working days unless you opted for the priority service। तो that means जब स्टूडेंट को ये ईमेल रिसीव हो जाता है ना, तो that means this application can take 120 working days। ये ईमेल रिसीव हो गया, दैट मीन्स एम्बेसी को कुछ ना कुछ वेरिफिकेशन करना है, या तो इनको इंटरव्यू लेनी है, या तो उनको बच्चे के फंड्स वेरीफाई करने हैं, या उनको एकेडमिक क्वालिफिकेशन वेरीफाई करनी है, या नहीं हो सकता ये दोनों तीनों चीजें भी एम्बेसी कर सकती है। किसी की फंड वेरिफिकेशन की ईमेल आ गई, साथ में इंटरव्यू के लिए भी ईमेल आ गई। अब 1 को स्टूडेंट की फाइल लॉन्च हुई, 4 को ये ईमेल आया और 5 को इसको इंटरव्यू के लिए इनविटेशन आ गया। तो इनविटेशन कैसे लिखा आता है कि आई एम कॉन्टेक्टिंग यू फ्रॉम द यूके वीजा सेंटर, इंटरव्यू की डेट, इंटरव्यू का टाइम, ये सब कुछ उसमें मेंशन होगा। तो ये सारा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू इंटरव्यू होती है, तो स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए ऑन टाइम जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा इंटरव्यू। एंड 5 दिसंबर को स्टूडेंट का इंटरव्यू हुआ, एंड लास्टली 17 दिसंबर को इस स्टूडेंट को ईमेल आ गया, प्लीज फाइंड अटैच्ड द डिसीजन लेटर फॉर योर एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशन। तो इसमें क्या आता है, ये डिसीजन लेटर है, दिस इज द वीजा अप्रूवल लेटर। वीजा अप्रूवल लेटर, BRP लेटर, हम इसको वीजा अप्रूवल लेटर ही बोलेंगे, दैट योर एप्लीकेशन फॉर अ यूके वीजा हैज बीन सक्सेसफुल। तो ये लेटर, दिस लेटर इज नॉट अ परमिशन टू ट्रेवल टू द यूके। व्हाट डज दिस मीन टू यू, ये एक्चुअल में एक वीजा का पीरियड लिखा होगा कि आपका वीजा इस डेट से इस डेट तक वैलिड है। So this notice explains that when you arrive in the UK you have to be permission, मतलब आप 22 दिसंबर से यूके में एंटर कर सकते हो। तो अब स्टूडेंट का वीजा अगर 17 को आया तो काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हड़बड़ी में टिकट बुक करवा ली 2-4 दिन के बाद की, पर ये नहीं देखते कि उनका वीजा स्टार्ट डेट क्या है।
तो 22 दिसंबर यहाँ पे लिखा है, तो दैट मीन स्टूडेंट को आफ्टर 22 ट्रेवल करना है। तो वीजा ड्यूरेशन कब तक की है? 6 अक्टूबर 2025। बट अगर मैं पासपोर्ट आपको दिखाऊं ना, तो पासपोर्ट की स्टैंप जो लग के आएगी वो सिर्फ 3 महीने की लग के आती है। पासपोर्ट में ये पूरा टाइम पीरियड नहीं लिखा होगा। बीआरपी कार्ड में ये टाइम पीरियड लिखा हो सकता है, बट पासपोर्ट की जो स्टैंप होगी दैट इज जस्ट वैलिड फॉर द 3 मंथ्स। तो ये लेटर तो एक वीजा अप्रूवल लेटर है, दैट आपका वीजा अप्रूव हो चुका है। अब वीजा की ड्यूरेशन इसमें मेंशन है। अब यहाँ पे थर्ड पेज पे लिखा है योर बीआरपी। दैट मीन्स स्टूडेंट को बीआरपी कहाँ से कलेक्ट करना है। पहले तो हमने खुद ही लोकेशन सिलेक्ट की थी, तो वही लोकेशन यहाँ पे लिखी आ जाती है। You will have to collect your BRP when you arrive in the UK. Your BRP is the evidence of your permission. You must collect your BRP before your विग्नेट, मतलब जो पासपोर्ट पे स्टैंप लगी है उसको एक्सपायर होने से पहले या 10 दिन के अंदर अंदर आपको कलेक्ट करना है। कहाँ से कलेक्ट करना है? इस जगह से कलेक्ट करना है जो आपने अ, खुद ही सबमिट की थी। ये एड्रेस हमने खुद ही सिलेक्ट किया था फॉर द बीआरपी। बीआरपी अवेलेबल होगा फॉर कलेक्शन 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ योर वीजा। अगर वीजा की इशू डेट 14 दिसंबर है तो इसके 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो बीआरपी कार्ड है उस लोकेशन पे पहुंच जाएगा। सो दिस इज द वीजा अप्रूवल लेटर। ये लेटर एयरपोर्ट पे जरूरी है जब स्टूडेंट ट्रेवल करता है, इसके बिना स्टूडेंट को ट्रेवल नहीं करने दिया जाएगा। इसके अलावा दिस इज द काइंड ऑफ वीजा कॉपी। was telling you it is valid for the 3 months। अब जैसे स्टूडेंट का वीजा है तो ये 3 महीने के लिए ही वैलिड है, अक्टूबर से लेके जनवरी तक। विजिबल नहीं है? तो अब ये वीजा है, ये 3 महीने के लिए ही वैलिड है, 13/10/23 टू जनवरी 24। तो ये 3 महीने की ही वैलिडिटी रहती है इस वीजा की, जो स्टैंप पे लिखा होता है। सो दिस इज जस्ट फॉर द एंट्री पर्पस। जो ये स्टैंप लगी है ये सिर्फ एंट्री पर्पस के लिए लगाई गई है, अदरवाइज द वीजा ड्यूरेशन जो है टोटल उस लेटर पे मेंशन होके आई है। तो इसमें ये सारी चीजें लिखी होंगी, वैलिड फ्रॉम, वैलिड टिल, डेट ऑफ बर्थ है, स्टूडेंट की नेशनैलिटी है, वीजा कैटेगरी है, पासपोर्ट नंबर है। तो ये स्टूडेंट वीजा की स्टैंप है। स्टैंप हो गई, वीजा अप्रूवल लेटर आ गया। ऐसे स्टूडेंट को ईमेल रिसीव हो जाती है कि योर पासपोर्ट हैज बीन डिस्पैच। तो डिस्पैच हो जाता है पासपोर्ट, साथ के साथ वो स्टैंप लग के पासपोर्ट हमारे पास रिसीव हो जाता है। तो ऐसे ईमेल आती है, द प्रोसेस्ड वीजा एप्लीकेशन हैज रिसीव्ड, और द प्रोसेस्ड वीजा एप्लीकेशन इज डिस्पैच्ड वाया कुरियर। So this is the kind of email that student receives कि the processed visa application for GWF reference number is dispatched via courier। तो इसके विद इन नेक्स्ट डे और नेक्स्ट 2 डेज में स्टूडेंट को जो स्टैम्प्ड पासपोर्ट है वो रिसीव हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फाइलिंग। फाइलिंग का पार्ट परसों ज्यादा कवर हो गया था, जिसमें मेन पार्ट ही फॉर्म का था। सबसे पहले फॉर्म फिलअप होगा। फॉर्म फिलअप में बहुत से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस आप खुद डेमो लगा के देखोगे, उसकी डमी फाइल लगा के देखोगे, आपको पता चल जाएगा। सारे क्वेश्चंस फिल होने के बाद वी हैव टू प्रोसेस टू द आईएचएस वेबसाइट। इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज की वेबसाइट पे हमें जाना है, आईएचएस पे करना है, कोर्स की स्टार्ट डेट एंड डेट एंटर करके वहां पे टोटल अमाउंट लिखा आ जाएगा कि कितनी अमाउंट का हमें इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज पे करना है। आईएचएस पे होने के बाद ही सारा स्टेप फर्दर, मतलब प्रोसेस फर्दर होगा। तो पे करने के बाद बीआरपी एड्रेस की ऑप्शन आएगी कि आपको आपका बीआरपी का एड्रेस सिलेक्ट करना है कि कौन सी लोकेशन पे आपको बीआरपी देना है। तो बीआरपी का एड्रेस सिलेक्ट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट डाउनलोड करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। इन दोनों चीजों को डाउनलोड करने के बाद
प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक्स एंड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट बुक करनी है। तो बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद हमारे पास अपॉइंटमेंट की कंफर्मेशन आ जाएगी, तो उसके बाद स्टूडेंट को बायोमेट्रिक के लिए अपीयर करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फाइलिंग। सो अगर किसी को डाउट है फाइलिंग के रिगार्डिंग कोई, तो आप चैट बॉक्स में मेंशन कर दो। नेक्स्ट 10 मिनट्स जो है मैं फाइलिंग के लिए डाउट्स ही, अभी यू आर ओपन टू क्वेरीज। तो किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया इसमें, या कोई पोर्टल दोबारा देखना है, कोई डॉक्यूमेंट दोबारा देखना है, मेंशन इन द चैट बॉक्स। अदरवाइज मैं आपको सिंपल सी एक चीज और बता दूंगी कि एक क्वेश्चन था कि पेड इंक्वायरी डाल सकते हैं हम। लाइक आपका डिसीजन नहीं आ रहा है काफी टाइम से, तो हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि हम पेड इंक्वायरी डाल दें। सो देर आर मेनी कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यूकेवीआई के बहुत से कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनको हम पेड इंक्वायरी के थ्रू अपनी डिटेल्स उनसे ले सकते हैं। तो वो इंक्वायरी कैसे डलती है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। इफ यू गाइस फील एनी डाउट फाइलिंग के रिगार्डिंग, स्टूडेंट वीजा फाइलिंग के रिगार्डिंग प्रोसेस में कोई डाउट है तो मेंशन इन द चैट बॉक्स प्लीज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का इसके रिगार्डिंग? दैट आई अंडरस्टैंड कि आप लोग जब प्रैक्टिकली इन चीजों को करोगे देन यू विल गेट टू नो कि कैसे क्या क्या करना है, देन यू विल फेस सम इश्यूज। तब आपको डाउट होगा कि क्या आंसर करना है, क्या होगा। बट अभी के लिए यू हैव सीन एवरीथिंग, तो इट सीम्स इजी। तो इट्स नॉट इजी। आपको एक एक चीज बड़े ध्यान से चेक करके ही अप्लाई करनी है, बिकॉज आईएचएस की पेमेंट के बाद तो ना आपका फॉर्म भी लॉक हो जाता है जिसमें आप चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो एक एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से एंटर करना है आप लोगों को। तो इजी नहीं है बट मुश्किल भी नहीं है इसमें कुछ, क्योंकि जनरल से क्वेश्चंस है जो हमको आंसर करने हैं। बस वो एक एक चीज को समझ के आंसर करना है, नथिंग एल्स। वेरिफिकेशन तो विकास सर वैसे, वेरिफिकेशन एज सच कोई नहीं होती है, बट देयर माइट बी अ इशू जब स्टूडेंट वहां पे पहुंच जाता है। तो इन यूके तो एम्प्लॉयर्स जो हैं दे आस्क फॉर पीसीसी। 90% ऑफ द एम्प्लॉयर्स जो हैं वो स्टूडेंट से पीसीसी मांगते हैं, दैट इज द पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। इट्स नॉट मैंडेटरी इन केस ऑफ यूके वीजा। तो यूके के केस में तो ये जरूरी भी नहीं है। बट अगर कल को एम्प्लॉयर ने पीसीसी मांग लिया, उसमें क्रिमिनल एक्टिविटी निकल गई तो वहां प्रॉब्लम हो सकती है। बट यहाँ से एज सच कोई दिक्कत नहीं है। डिक्लेयर ना करो उस चीज को, डिक्लेरेशन ना करो तो कोई दिक्कत नहीं है। आज वाला बिगनिंग से थोड़ा ब्रीफ में रिपीट कर दो मैम, मैंने ज्वाइन लेट किया। जस्ट अ सेकेंड। योगेश सर मैं आपको ना एक बार सारा ब्रीफ में दोबारा एक्सप्लेन ही करती हूँ, रुको सर, आप मत शेयर करो। Visible? तो आज योगेश सर मैं थोड़ा सा ब्रीफ में ही चलूंगी। आईएचएस की पेमेंट के लिए हमारे पास ये ऑप्शंस आती हैं। आईएचएस की पेमेंट करने के बाद ये स्क्रीनशॉट्स आ जाएंगे हमारे पास, जो मैंने स्क्रीनशॉट अटैच किए हुए हैं ना, ये स्क्रीन आ जाएगी हमारे पास कि आईएचएस का रेफरेंस नंबर, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज का रेफरेंस नंबर, और वहां पे ऑप्शन लिखी होगी कंटिन्यू विद योर एप्लीकेशन। तो हमें इस पे क्लिक करना है, ग्रीन बटन पे, कंटिन्यू विद योर एप्लीकेशन।
तो जो पेमेंट हमने हेल्थ इंश्योरेंस का पेमेंट किया है और ये जो रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ है, इसके लिए दोनों के लिए स्टूडेंट के ईमेल एड्रेस पे भी मेल्स आई होंगी। तो आफ्टर पेइंग द आईएचएस, नेक्स्ट स्टेप जो आता है, ये स्क्रीन हमारे पास होगी, डेमोन्स्ट्रेटिंग योर परमिशन टू बी इन द यूके। तो इसमें हमसे क्या पूछते हैं, आपके बीआरपी का एड्रेस, जो यूके में जाके स्टूडेंट को बीआरपी कलेक्ट करना है, उसका एड्रेस। तो दो ऑप्शंस आती हैं यहाँ पे, कलेक्ट फ्रॉम अ यूके पोस्ट ऑफिस, कलेक्ट फ्रॉम एन ऑल्टरनेटिव लोकेशन। तो पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट करना है या ऑल्टरनेटिव लोकेशन, तो पोस्ट ऑफिस आप क्या कर सकते हो, यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस है जहां पे आपको पढ़ना है, तो वहां का जो पिन कोड है, पोस्ट कोड है, अब वहां एंटर करोगे। तो यूनिवर्सिटी का जो पिन कोड है वहां एंटर करोगे, जैसे ये, अब इस स्क्रीन में मैंने यूनिवर्सिटी का पोस्ट कोड यहाँ नीचे एंटर किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ऊपर एक पोस्ट ऑफिस का एड्रेस आ गया। दैट मीन्स यूनिवर्सिटी के नियर बाय जो पोस्ट ऑफिस होगा वहां पे बीआरपी जो है पहुंच जाएगा स्टूडेंट का। अदरवाइज स्टूडेंट ने कोई और लोकेशन सिलेक्ट करनी है, उसको यूनिवर्सिटी से ही कलेक्ट करना है या किसी और लोकेशन से कलेक्ट करना है, तो वो ऑल्टरनेटिव कलेक्शन पे भी, वहां पे भी क्लिक कर सकता है। बट ऐसे नहीं है कि वो अपने घर का ही एड्रेस डाल दे, वो चीज नहीं चलेगी। पोस्ट ऑफिस होगा या यूनिवर्सिटी से कलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पिन कोड डालोगे, ऑटोमेटिकली उससे नियर बाय जो पोस्ट ऑफिस है वहां आ जाएगा। तो वो सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, तो एक ऑप्शन आ जाएगा कि आपको एम्बेसी फी के लिए पे करना है। तो एम्बेसी फी पे करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड सर्विस के लिए पे करना होगा, क्योंकि प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी बाद में सिलेक्ट होगी। तो पहले स्टैंडर्ड सर्विस के लिए पे करना है, यहाँ पे स्टैंडर्ड सर्विस की ऑप्शन आ रही है, देन क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। तो वही फी पे करने के लिए फिर वही ऑप्शंस आ जाएंगी, क्रेडिट कार्ड, वीजा, मास्टर कार्ड, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस। तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड सर्विस के लिए पे करने के बाद मैसेज आ जाएगा, पेमेंट सक्सेसफुल। ये सारी चीजें जो आप पेमेंट्स कर रहे हो ना, इसकी रिसीट्स वगैरह सारी ऑटोमेटिकली स्टूडेंट के ईमेल एड्रेस पे रिसीव होती जा रही हैं। तो आफ्टर पेइंग दिस स्टैंडर्ड सर्विस फीस, ये स्क्रीन आ जाएगी जिसमें डाउनलोड योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट। तो ये डाउनलोड चेकलिस्ट करनी है, साइड से ग्रीन बटन है, वहां से चेकलिस्ट डाउनलोड करनी है। उसके बाद नीचे ये भी आ रहा होगा, डाउनलोड अ कॉपी ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ से एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भी डाउनलोड कर लेना है, जो हमने पहले सारा फिल किया है, एक एक क्वेश्चन हमने फिल किया है वो सारा फॉर्म में आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड करना है, चेकलिस्ट भी डाउनलोड करनी है। अब ये ग्रीन बटन है यहाँ पे, प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स एंड बायोमेट्रिक्स। तो प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स एंड बायोमेट्रिक्स, यहां पे क्लिक करके हमें बायोमेट्रिक के लिए बुक करना है। तो प्रोवाइड डॉक्यूमेंट एंड बायोमेट्रिक पे आप क्लिक करोगे तो ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी, प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक्स। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो ये स्क्रीन आ जाएगी वीएफएस ग्लोबल की। तो वीएफएस ग्लोबल की स्क्रीन पे आपका रेफरेंस नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने सेंटर सिलेक्ट करना है कि कौन से सेंटर पे आपको जो है बायोमेट्रिक के लिए जाना है। ऐसे बहुत से सेंटर्स की लोकेशन आ जाएगी, चंडीगढ़, चेन्नई, कोचीन, इंडिया में जितने भी वीजा एप्लीकेशन सेंटर हैं। तो आपको यहाँ पे एक सेंटर सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे एक दी हुई है, इफ यू नीड अ फास्टर वीजा एप्लीकेशन प्लीज चूज वन ऑफ द प्रायोरिटी वीजा सर्विसेज। तो यहाँ से स्टूडेंट जो है यहाँ पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे प्रायोरिटी सर्विस और सुपर प्रायोरिटी सर्विस भी लिखा आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से प्रायोरिटी सर्विस और सुपर प्रायोरिटी सर्विस भी ले सकता है, तो यहाँ पे क्लिक करना है, ये क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी सर्विस आप सिलेक्ट कर सकते हो इफ द स्टूडेंट वांट्स टू पे। फिर डेट एंड टाइम सिलेक्ट होगा, कौन सी डेट को, उस कौन से टाइम पे आपको अपॉइंटमेंट के लिए बुक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस आ जाएंगी वहां पे।
तो उस डॉक्यूमेंट्स अगर स्टूडेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां लेके जाना चाहता है तो वहां पे डॉक्यूमेंट स्कैनिंग असिस्टेंस की ऑप्शन है जिसमें स्टूडेंट को असिस्टेंस मिल जाएगी वहां पे। यहाँ एक प्रीमियम लॉन्च की ऑप्शन आती है कि स्टूडेंट अगर प्रीमियम लॉन्च लेता है तो उसको वहां पे पर्सनल अटेंशन मिलेगा। वो कोई भी ऑफिसर होगा वहां का तो उसको पर्सनल अटेंशन मिलेगा, अलग से उसको बिठाया जाएगा, अलग से सारा प्रोसेस एक्सप्लेन किया जाएगा। तो प्रीमियम लॉन्च की जो फीस है दैट इज अराउंड 3500 to 4000। तो वो भी ले सकता है, दैट इज टोटली अप टू द स्टूडेंट उसको वो फीस ऐड करनी है या नहीं। तो ये साइड पे ऐड का बटन आ रहा होता है तो ऐड पे क्लिक करना है। तो कोरियर सर्विस तो मैंडेटरी है, हमने कोरियर सर्विस तो लेनी है कि पासपोर्ट वहां सबमिट हो जाएगा तो स्टूडेंट का पासपोर्ट वापस आएगा तो वो कोरियर सर्विस तो परचेज करनी है। एसएमएस सर्विस भी लेनी है क्योंकि स्टूडेंट को हर एक टाइप का फिर एसएमएस रिसीव होता है कि उसका पासपोर्ट डिस्पैच हो गया या एप्लीकेशन आगे प्रोसेस हो गई, तो एसएमएस भी लेनी है। तो ये दोनों सर्विसेज परचेज करने के बाद प्रायोरिटी सुपर प्रायोरिटी ली है तो वो भी एड ऑन हो जाएगी इसमें। कोरियर का एड्रेस डालना है कि कौन से लोकेशन पे आपका पासपोर्ट कोरियर होगा। लोकेशन एंटर करने के बाद जस्ट बुक दी अपॉइंटमेंट करना है तो आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक हो जाएगी। और इसके लिए स्टूडेंट को जो है एक लेटर रिसीव हो जाएगा अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन का। ठीक है। अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन का लेटर हो जाएगा, वो ऐसा लेटर है, नेम, GWF नंबर, अपॉइंटमेंट का डेट, अपॉइंटमेंट का टाइम, वीजा कैटेगरी। अब इसमें डॉक्यूमेंट स्कैनिंग असिस्टेंस भी ले रखी है स्टूडेंट ने, प्रीमियम लॉन्च की सर्विस भी ले रखी है, प्रायोरिटी वीजा की सर्विस भी ले रखी है। तो टोटलिंग यहाँ पे भी स्टूडेंट को पे करना है जितनी अमाउंट उसकी एंड में टोटल हो जाएगी। एसएमएस सर्विस मतलब हमने जो स्टूडेंट का मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है फाइल में उस पे टेक्स्ट मैसेजेस रिसीव होते रहते हैं। जनरली वो पासपोर्ट डिस्पैच के रिगार्डिंग ज्यादा एसएमएस आते हैं, इंटरव्यू के रिगार्डिंग भी हो सकता है कि उनको टेक्स्ट मैसेज भी रिसीव हो जाए। तो जो कम्युनिकेट करते हैं, हमने पहली ऑप्शन सिलेक्ट की थी ना कि आई विल बी कॉन्टेक्टेड बाय टेलीफोनिक कॉल और टेक्स्ट मैसेज, कि मैं दोनों के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो टेक्स्ट मैसेज में भेजेंगे ये सारी डिटेल, ईमेल पे तो रिसीव होती रहेगी, टेक्स्ट मैसेज पे भी आता रहेगा। फॉर्म में नहीं थी जो आपने दिखाया अभी। अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन में सर स्टूडेंट के लिए नहीं परचेज किया गया होगा, वैसे कंफर्मेशन मेरे पास जितने भी सारे ये अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन है उसमें एसएमएस सर्विस ली गई है। तो वाइल जब इस स्टूडेंट की एप्लीकेशन लगी होगी तो स्टूडेंट ने एसएमएस सर्विस नहीं ली होगी क्योंकि हमें फिर सारा कुछ ईमेल के थ्रू ही देखना पड़ रहा है। बट आई विल प्रेफर यू, ये सर्विसेज ऑप्शनल हैं, ये सर्विसेज मैंडेटरी नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ ये टोटली ऑप्शनल है। तो अप टू दिस स्टूडेंट, प्रीमियम लॉन्च कोई 3500-3600 पे कर रहा है तो उसको वहां पे पर्सनल अटेंशन नहीं चाहिए तो इट्स ओके, छोड़ दो वो 3700 रुपया जो स्टूडेंट पे कर रहा है। तो एसएमएस ले लोगे तो ज्यादा बेटर है बिकॉज एक ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन हो जाता है कि कई बार ईमेल नहीं चेक किया तो टेक्स्ट मैसेज भी स्टूडेंट को रिसीव होता है उस चीज के लिए। पर ईमेल पे हर एक चीज रिसीव होगी, ईमेल तो ध्यान रखनी ही रखनी है, कोई इंटरव्यू की ईमेल आती है तो वो भी स्टूडेंट के पास आएगी। अब अपॉइंटमेंट बुक हो गई, अपॉइंटमेंट बुकिंग के बाद वहां पे स्टूडेंट बायोमेट्रिक के लिए चला गया, उसके बाद फिर स्टूडेंट को वेट करना है डिसीजन का। इंटरव्यू भी आ सकती है, फंड्स की वेरिफिकेशन भी आ सकती है, तो दैट कैन टेक टाइम। चाहे आपने प्रायोरिटी के लिए पे किया है दैट डजंट मीन दैट यू विल श्योरली गेट योर रिजल्ट इन 5 to 6 days, तो इट कैन टेक टाइम एज वेल। एक क्वेश्चन था कि आपने पहले इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूफ दिया, अगर वहां पहले प्रूफ दिया था लेकिन रिफ्यूजल आ गया और वो पहले वाला स्कोर एक्सपायर हो गया, फिर क्या करना है, येस और नो? विकास सर, पहली बात तो जैसे अगर हमने पिछली किसी एप्लीकेशन में अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का प्रूफ दिया, अब रिफ्यूजल आ गया,
अब स्टूडेंट फाइल लगा रहा है एमओआई के बेसिस पे। तो उन्होंने हमसे क्या क्वेश्चन किया कि हैव यू प्रोवाइडेड योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूफ इन एनी वीजा एप्लीकेशन। पिछली किसी वीजा एप्लीकेशन में दिया है तो यस। अब उसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं कौन सी वीजा एप्लीकेशन में दिया, कब लगाई थी वो फाइल। और अब अगर वो एक्सपायर हो गया तो अब हम अपनी वीजा एप्लीकेशन में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का प्रूफ नहीं दे रहे। बट हमारे कैश लेटर में ये चीज लिखी होगी कि हमने अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को कैसे प्रूव किया है। एमओआई के बेसिस पे अगर हमारी इंग्लिश, अगर आप एमओआई के बेसिस पे फाइल लगा रहे हो, सिर्फ एमओआई के बेसिस पे तो उस बच्चे का कैश लेटर नहीं आया ना। एमओआई के बेसिस पे फाइल लगा रहे हो तो उस बच्चे का इंटरव्यू भी कंडक्ट हुआ होगा यूनिवर्सिटी के एंड से। तो यूनिवर्सिटी जो कैश लेटर में लिख के भेजेगी वो ये लिखेगी कि दिस स्टूडेंट हैज प्रूव्ड द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी थ्रू द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड द इंटरव्यू कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी। तो अगर वो बच्चा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, उसके कैश लेटर पे लिखी आएगी कि उन्होंने कैसे जज किया है। वो आइल्स पीटी से जज किया है या फिर एमओआई या उसकी इंटरव्यू से जज किया है। तो वो कैश में लिखा होगा। और अब वाले में अगर वो कहते हैं कि आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का प्रूफ दिया है, तो ऑब्वियसली है कैश में लिखा है कि हमारी इंटरव्यू के थ्रू इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जज हुई है। और जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए तो उसमें आप अपना कैश लेटर अपलोड कर सकते हो विद द एमओआई, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। एमओआई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं है। एमओआई इज जस्ट अ काइंड ऑफ लेटर कि आपने दैट वॉट एवर आपने जो स्टडी की है, प्रीवियस स्टडी दैट यू हैव डन, इट इज टोटली इन द इंग्लिश। तो वो उसका मीडियम इंग्लिश था, नथिंग एल्स, वो टेस्ट नहीं है। दिस इज द प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कि हाँ आपने पिछला जो इंग्लिश में किया है। पर उसके साथ इंटरव्यू जरूरी है, तो कैश लेटर पे लिखा होगा कि इंटरव्यू हुआ है इस बच्चे का। एनी अदर डाउट? विकास सर, जो आपका क्वेश्चन है ना, वो जैसे मैंने अभी फॉर्म ओपन किया तो फॉर्म में आपका क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज। हैव यू प्रोवाइडेड एविडेंस ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी इन योर प्रीवियस एप्लीकेशन। तो अगर इस बच्चे ने अपनी एविडेंस ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी, तो एबिलिटी का मतलब क्या है? इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट नहीं लिखा है, इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी लिखा है। तो अगर उसमें कैश में उन्होंने सब कुछ लिखा होगा तो आप यस करोगे। अगर आपने कोई एमओआई नहीं अटैच किया, कुछ नहीं किया, तो आप नो करोगे।
एसओपी विद ऑफर लेटर ही जाएगी हमेशा। एसओपी, हाँ, ड्यूरिंग द ऑफर लेटर, जब हम ऑफर लेटर अप्लाई करते हैं तब हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी अलग अलग एसओपी ही जाएगी। आप यूकैस एक पोर्टल है उससे अप्लाई कर रहे हैं, चाहे यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं, तो एसओपी हर एक में जाएगी। इसमें वीजा एप्लीकेशन के टाइम पे एसओपी नहीं चाहिए, पहले एसओपी चाहिए होगी। कैश के टाइम पे भी नहीं चाहिए, जस्ट आपको एडमिशन लेनी है तब चाहिए होगी एसओपी। हर नई एप्लीकेशन के लिए न्यू एसओपी राइट करनी पड़ेगी, एडिट नहीं कर सकते सर। आपको देखो, यूनिवर्सिटी, वाई दिस यूनिवर्सिटी का पार्ट तो चेंज करना पड़ेगा। लाइक एसओपी में क्या होता है कि इंट्रोडक्शन सेम रहेगा सारी एसओपीज में। वाई यूके है तो वो भी आप सेम रख सकते हो। अब वाई दिस यूनिवर्सिटी, दैट यू नीड टू चेंज, क्योंकि आपको हर एक यूनिवर्सिटी के अपने अलग अलग फीचर्स देखने पड़ेंगे। उसके बाद आता है वाई दिस कोर्स। इफ द कोर्स इज सेम, सारी यूनिवर्सिटीज का कोर्स सेम है, देन यू कैन टेक इट कि आप सभी एसओपीज में सेम ही रखो। बट अगर किसी यूनिवर्सिटी में कोर्स बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस है, दूसरी में बैचलर ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी है, तो आपको चेंज तो करना पड़ेगा वाई दिस कोर्स। तो वाई दिस कोर्स के बाद आता है करियर आउटकम्स। करियर आउटकम्स भी आपको कोर्स के अकॉर्डिंग लिखने पड़ेंगे। हाँ, अगर आपका कोर्स जो है सारी यूनिवर्सिटीज में जो है वो सेम है, देन यू कैन मेंशन द सेम वाई दिस कोर्स एंड करियर आउटकम्स। अदरवाइज ये चीजें चेंज होंगी। वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई दिस कोर्स एंड द करियर आउटकम्स। मेनली चेंजेस किस में नहीं करने हैं? इंट्रोडक्शन, वाई यूके, इनमें चेंजेस नहीं करने हैं। अगर कोर्स सेम है तो भी चेंजेस नहीं करने हैं, सिर्फ यूनिवर्सिटी का पार्ट चेंज होगा। यूनिवर्सिटी का, हाँ, एम्बेसी का इंटरव्यू भी रह गया। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू भी वीडियो इंटरव्यू ही होगा। कोई यूनिवर्सिटी वैसे अभी तो ऐसी नहीं है दैट आर कंडक्टिंग ऑडियो कॉल्स, तो ऑडियो के थ्रू इंटरव्यू लेंगी। यूनिवर्सिटी इंटरव्यू थ्रू वीडियो ही होगा। और बाय जूम, बाय माइक्रोसॉफ्ट टीम, स्काइप वीडियो कॉल, व्हाट्सएप वीडियो कॉल, दैट कैन हैपन बाय एनी मेथड। तो उसके लिए भी स्टूडेंट को ईमेल आता है। काफी यूनिवर्सिटीज जो है ऑफर करती हैं दैट यू कैन बुक योर ओन अपॉइंटमेंट इंटरव्यू के लिए। अदरवाइज काफी यूनिवर्सिटीज खुद ही शेड्यूल करके दे देती हैं कि आपको इस टाइम के लिए इंटरव्यू पे अपीयर करना है। एम्बेसी इंटरव्यू का भी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू ही होगा एम्बेसी का इंटरव्यू। और जरूरी नहीं है कि एम्बेसी का इंटरव्यू सिर्फ एक ही बार होगा। बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ये चीज भी हुई है कि आफ्टर गिविंग इंटरव्यू ऑन द माइक्रोसॉफ्ट टीम्स दे आर अगेन इनवाइटेड फॉर द इंटरव्यू ओवर देयर। तो उनको वीजा एप्लीकेशन सेंटर में इनवाइट किया जाता है टू कम एंड गिव द इंटरव्यू। तो उनको जहां पे वो बायोमेट्रिक देके आए हैं वहां पे बुलाया जाता है कि आपको वहां बैठ के इंटरव्यू देना है। वहां बैठ के कोई पर्सन उनकी इंटरव्यू नहीं लेता। वहां बैठ के भी उनकी इंटरव्यू जो है यूके के डिपार्टमेंट से चल रही होती है, टीम्स के थ्रू ही, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू। बट उनको ये चीज देखनी होती है कि जो स्टूडेंट आंसर्स बोल रहा है वो कहीं से देख के तो नहीं बोल रहा। किसी पे भी अगर उनको डाउट होता है तो उसको सेकंड चांस देते हैं और सेकंड चांस के लिए वहां पे बुलाते हैं। अगर उसका इंटरव्यू पहली बार में ही खराब था तो उसको पहली बार में ही रिफ्यूज कर देंगे। बट अगर उसके आंसर्स तो सही हैं, बट दे आर इन डाउट कि ये स्टूडेंट कहीं से देख के तो नहीं बोल रहा, तो उसको सेकेंड टाइम भी इनवाइट कर सकते हैं एट द वीजा एप्लीकेशन सेंटर। स्टिल एनी डाउट्स यू गाइस आर हैविंग? किसी का कोई भी डाउट हो?
कोई इंटरव्यू के रिगार्डिंग, कोई इंटरव्यू क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, इंटरव्यू ड्यूरेशन के रिगार्डिंग, या वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस जो भी है, पिछले भी सारे सेशंस जो आपके एक जो मैम ने लिए हैं, जो यूके वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस, एनीथिंग वॉट एवर यू वांट टू डिस्कस, जरूरी नहीं है सिर्फ फाइलिंग के लिए, यूके के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन यू वांट टू गेट तो मेंशन इन द चैट बॉक्स। अभी मैं नेक्स्ट आपको वो बता रही हूँ कि जिसमें हम पेड सर्विस डाल सकते हैं, कि पेड इंक्वायरी डाल सकते हैं कि कैसे डालनी है। वो जस्ट एक 5 मिनट का प्रोसेस है, उसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कि आपका काफी लॉन्ग टाइम से कोई डिसीजन नहीं आया है, या यू वांट टू आस्क समथिंग रिलेटेड टू योर फाइल, तो आपको पता करना है कि आपकी फाइल का प्रोसेसिंग इस टाइम पे क्या चल रही है, तो आप एक पेड इंक्वायरी डाल सकते हैं रिगार्डिंग योर वीजा एप्लीकेशन। एक क्वेश्चन है, अनम्यूट कर दो विकास सर को। So you are unmuted. You can ask your question. अ, हाँ जी मैम, मेरे को ये पता करना था, क्या यूके की यूनिवर्सिटीज में हम एप्लीकेशन असेसमेंट के लिए डालते हैं क्या? मतलब अगर उन्होंने कोई स्कोर फिक्स कर दिया, भाई पीटी के लिए 59 का स्कोर चाहिए है, तो क्या वो, अगर किसी बच्चे के 58 है, हम असेसमेंट के लिए डाल देते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं वो, या नो वो चांस। कहती है मतलब मेरे को इतना चाहिए तो इतना ही चाहिए? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि वो लीनियंसी वो हो जाएंगे, लीनियंट हो जाएंगे कि आफ्टर सेंडिंग द एप्लीकेशन उनको एप्लीकेशंस का लालच नहीं है। दे हैव सेट अ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मेंशन रहता है। सो मेनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैव नाउ चेंज टू दी 59 ईच। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स की बात करूं तो ये यूनिवर्सिटी जो है ये पहले लेती थी 57 56, बट आज अगर उनकी वेबसाइट पे देखोगे तो वो 59 ईच पे अपडेट हो गया। तो दैट मीन्स 59 ईच से जो बिलो वाला एप्लीकेंट है वो 1% चांस भी नहीं है दे कैन टेक। ऐसा कुछ नहीं है, जो वेबसाइट या जो वेबसाइट पे मेंशन्ड है या जो क्राइटेरिया फिक्स्ड है वो सबके लिए ही सेम रहेगा। तो ये असेसमेंट का कुछ नहीं होता? मतलब जो एजेंट्स बोलते हैं हम असेसमेंट के लिए डाल देते हैं, तो ऐसा कोई सीन नहीं है? सर असेसमेंट एजेंट्स इसलिए बोल देते हैं, देखो अभी हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना, आप प्रोफाइल हमें भी शेयर करोगे तो वी नीड टू टेक सम टाइम, उसके लिए ऑप्शंस हमें भी चेक करनी पड़ेगी, कि एक एक नंबर देखना पड़ेगा कि किसमें एलिजिबल है किसने किसमें नहीं। तो हम यूनिवर्सिटीज को नहीं शेयर करते हैं फॉर द असेसमेंट। हम जब आपको कम्युनिकेटर आपका बोल रहा है कि आपकी प्रोफाइल असेसमेंट के लिए गई है, दैट मीन्स द काउंसलर इज असेसिंग द एप्लीकेशन। तो एक एक नंबर का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ही इसका पार्ट नहीं है। अरे आइल्स पीटी तो आपको वेबसाइट से भी क्लियर हो जाएगी कि कितना आइल्स का स्कोर चाहिए, कितना पीटी का। बट कई बार क्या होता है ना, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ये चीज नहीं लिखी होती कि कोर सब्जेक्ट्स में कितने नंबर चाहिए। कोई यूनिवर्सिटी तो 50 मार्क्स मांग रही है, कोई यूनिवर्सिटी ईच 60 मांग रही है, तो ये एक एक चीज को चेक करने के लिए असेसमेंट करते हैं हम लोग। बाकी एजेंट्स का मुझे नहीं पता कि वो असेसमेंट कैसे करवा रहे हैं, बट इट इज वेरी मच क्लियर थ्रू द वेबसाइट। अगर आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बारे में चेक करना है, अकेडमिक्स के बारे में चेक करने के लिए हमें थोड़ा टाइम लग सकता है। कई बार हम भी डाउटफुल होते हैं कि जैसे अभी कनाडा के कुछ कॉलेजेस हैं या यूके की यूनिवर्सिटीज हैं, हमें डाउट हो गया कि इस बच्चे के ये नंबर एक्सेप्ट होंगे या नहीं होंगे अकेडमिक में, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में नहीं। तब हम कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव को वो प्रोफाइल शेयर करते हैं दैट इज द स्टूडेंट एलिजिबल, तब उस केस में असेसमेंट हो सकती है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी तो हर एक की वेबसाइट से क्लियर है सर। आप 58 वाला बच्चा है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे 59 लिखा है, तो ये तो 101% गारंटी है बच्चा नहीं कंसीडर होगा। तो आपके पोर्टल पे हर इंफॉर्मेशन मेंशन है मैम, जो कोर सब्जेक्ट्स के अंदर जो चाहिए? सर कोर सब्जेक्ट्स तो नहीं मेंशन, कोर सब्जेक्ट्स पोर्टल पे आपको भी नहीं मिलेंगे। तो 50 ईच में आपको एक सेट क्राइटेरिया बता के चल रही हूँ कि 50 ईच का क्राइटेरिया मेन देख के चलना कि कोर सब्जेक्ट्स में होने चाहिए। अगर नहीं है
देखो, हर एक चीज को अगर हम एंटर करने बैठ गए ना, तो रोज की रोज रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं। हमने भी उसमें ओवरऑल ही डाला है कि ओवरऑल परसेंटेज इतनी चाहिए। समझो आपने एक बच्चे की प्रोफाइल सेट कर ली कि इसमें हमें अप्लाई करना है। आप एक कम्युनिकेटर को एक मैसेज ड्रॉप करो, आपको 1 घंटे के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा कि ये बच्चा एलिजिबल है। तो आपको 1 घंटे के अंदर वो रिप्लाई दे देंगे कि ये बच्चा इन इन यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल है। थोड़ा सा तो देखो हमें कम्युनिकेटर के थ्रू भी चलना पड़ेगा, बिकॉज अगर सारा कुछ पोर्टल के थ्रू एक्सेसिबल हो गया ना, तो आप गलत एप्लीकेशन लगाते जाओगे, समझ नहीं आएगा। तो ईच वाली क्वेरी को क्लियर करने के लिए आपको कम्युनिकेटर से बात करनी पड़ेगी। ओके। और जो मैम ये एम्बेसी में कह रहे हो आप, माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू आपका वो इंटरव्यू होगा, वो जी माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू कैसे होगा वो, मतलब सर, ये ऑनलाइन जूम पोर्टल है ना, जैसे हम वीडियो जूम कॉल। पे होगा? ओके। नहीं 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 नहीं। हाँ। जूम भी एक देखो ऐप है। जूम के थ्रू हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपने सेशंस कर रहे हैं ना। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी एक ऐप है, जूम ओके। की तरह वो भी एक एप्लीकेशन है। टीम्स, तो उस पे जब हम क्लिक करते हैं तो मतलब जैसे हम यहाँ पे जूम का सेशन लॉग इन करते हैं, वैसे ही टीम्स का लॉग इन होगा। तो ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एप्स हैं जिससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है। लाइक वी आर कंडक्टिंग आवर सेशंस विद द जूम, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी एक ऐप है, तो उससे वीडियो कॉल होगी बस। ओके। और मैम जो सोर्स शो करना है, जैसे स्टूडेंट के अकाउंट में हमने दिखा दिया पेरेंट्स से पैसा ट्रांसफर हुआ है पेरेंट्स के अकाउंट से, जी तो जी जी। उसमें एज ए प्रूफ सिर्फ स्टेटमेंट लगानी है या कुछ लिख के भी उनको जस्टिफाई करना है वो चीज? सर, इफ एम्बेसी इज आस्किंग फॉर द सोर्स, पहली बात तो हम बच्चे की जब स्टेटमेंट दे रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट, तो उससे उनको क्लियर हो रहा है कि फंड्स किसके अकाउंट से आ रहे हैं। कई बार जो स्टेटमेंट हमने दी उसमें एंट्री नहीं होती कि जिसके अकाउंट से पैसा आया, तो आपने बच्चे के अकाउंट की भी स्टेटमेंट दे देनी है। सर, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि एम्बेसी आपसे क्या पूछ रही है। अगर वो पूछ रहे हैं ये पैसा कहाँ से आया, तो जस्ट शो दी एंट्री कि ये जो पैसा है पेरेंट्स के अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है। अब पेरेंट्स के पास सोर्स का भी सोर्स वो नहीं मांगेंगे कि पेरेंट्स के पास कहां से आया। तो पेरेंट्स भी किसी से ले सकते हैं, पेरेंट्स ने कुछ भी सेल परचेज किया हो सकता है। तो पेरेंट्स के पैसे का सोर्स नहीं मांग रहे हैं, बच्चे के पैसे का वो सोर्स मांग रहे हैं। तो वो पेरेंट्स के बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट दिखा दो, वैसे बच्चे के अकाउंट की स्टेटमेंट दिखा दो, तो क्लियर हो जाएगा। कुछ लिख के नहीं देना, या जो हम ये स्टेटमेंट लगा रहे हैं ये हाईलाइट करके दिखानी है? दिखा सकते हैं, अगर हमें हाईलाइट करके दिखा दें तो प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ? नहीं नहीं नहीं, वो तो हमें ऑप्शन देते हैं कि इतने दिन में, 10 दिन के अंदर अंदर आपको ये हमें प्रोवाइड करना है। तो प्रोवाइड बाय ईमेल करना होता है कि ये डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड करो, इस ईमेल आईडी पे प्रोवाइड करो, आपके पास 10 दिन है। तो उसके बाद आप उसमें जितने प्रूफ्स अटैच कर सकते हो कर दो। हाईलाइट करके साथ में एक लेटर बना के देना चाहते हो कि उनको समझ आ जाए इजीली, तो आप साथ में कवर लेटर की तरह एक लेटर भी बना के दे सकते हो। तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेरेंट्स के पास जेन्युइन सोर्स है कि हमारा पैसा यहाँ से आया था, तो पेरेंट्स का भी जो प्रूफ है वो भी लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज की। अगर मैम कोई मैं यूके गया हो बच्चा पहले, हम्म लगा लो टूरिस्ट पे गया हो या किसी वीजे पे गया हो, लेकिन हम्म वहां इलीगल रह गया वो कुछ टाइम, फिर वो हम्म इंडिया वापस आ गया हो, अब वो स्टडी वीजा पे जाना चाहता हो, तो हम्म। क्या उसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे उस चीज को? कैसे शो करेंगे? शो करना है, कैसे करना है? सर, शो करना है नहीं, उसमें तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड ही होगा, उसकी यूके की ट्रैवल हिस्ट्री है, उसका स्टैंप लगा हुआ है पासपोर्ट पे। चाहे पासपोर्ट वो अपडेट करवा दे, फिर भी वो स्टैंप्स तो वैलिड रहती ही रहती हैं। तो यूके में तो उसकी हिस्ट्री तो बन गई। तो वो शो तो करना ही पड़ेगा उसको कि मैं यूके टूरिस्ट वीजा पे गया था। अब स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हो तो आपका पर्पस ऑफ गोइंग वहां पे अलग है। तो यूके टूरिस्ट वीजा पे अगर आप स्टे लॉन्ग टाइम की कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर स्टेइंग ओवर देयर इलीगल। तो वापस आने का कोई मतलब नहीं है फिर। अगर इलीगली रह रहे हो तो रही जाओ वहां पे, आपको कोई पूछ नहीं रहा। जो वापस आ गया बाद में स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसको डिक्लेयर तो बस यही चीज करनी पड़ेगी कि मैं टूरिस्ट वीजा पे मैंने फाइल लगाई थी, बस।
कौन सी डेट को एंटर किया, कौन सी डेट को लीव करी कंट्री, वो चीजें भी उसको लिखनी पड़ेंगी। अगर उससे एडिशनल क्वेश्चनिंग बाद में हो जाती है दैट्स ओके, पर सारी सच्चाई तो उसमें डिक्लेयर करनी पड़ेगी। यूके की तो हिस्ट्री हम छुपा ही नहीं सकते। अगर क्वेश्चन रेज हो सकता है इंटरव्यू में कि व्हाई यू ओवरस्टेड देयर, तो ऐसे कोई वैसे ऐसी सिचुएशन आती नहीं है किसी भी स्टूडेंट की जो यूके टूरिस्ट वीजा पे पहले गया हो, ओवरस्टे कर रहा हो वहां पे। मैम एक केस आया था मेरे पास, हम्म, हम्म, एक लड़का था, वो ओवर स्टे करके हम्म, यूके में रहा, कुछ 5-7 साल रहा, काफी लंबे टाइम तक। फिर हम्म, वो इंडिया वापस आ गया। फिर वो अपनी वाइफ का कनाडा का वीजा लगवाना चाहता था, और स्पाउस एज ए स्पाउस खुद जाना चाहता था वहां पे। तो वहां ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आया था कि मतलब उसको यूके शो नहीं भेज करना सकते चाहिए। बच्चे को। हाँ जी। उस बच्चे को फिर हम यूके नहीं भेजेंगे क्योंकि उसकी ओवरस्टे बहुत लंबे टाइम की थी। हम्म। महीने, 2-4 महीने की ओवरस्टे हो तो चलो क्वेश्चन भी समझ आता है कि हम एम्बेसी को कोई रीजन देके वहां पे डिक्लेयर कर सकते हैं उनको। बट जब 5-7 साल वहां पे रह गया और उसको डिक्लेयर करना, दैट इज डिफिकल्ट। तो स्टूडेंट वीजा वो ना ही अप्लाई करे, यूके का बेटर है। कनाडा कर लें और उसको हाइड कर दें उस चीज को। हाँ, तो कनाडा कर सकता है, कनाडा की कोई दिक्कत नहीं है उसको। और मैम का एक ग्रीनविच यूनिवर्सिटी का कास्ट लेटर था, उसमें एसीसी कोड दिया हुआ था, वो क्या चीज होती है? ACC कोड? हाँ जी। आपके पास वो कैश लेटर है अभी? मिल जाएगा मैम फोन में। हम्म, पर अभी इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये ACC कोड क्या है। तो आप एक बार कैश लेटर अगर कम्युनिकेटर को शेयर कर दें तो मैं चेक करके आपको वो क्लियर कर दूंगी, बाय कॉल ही कर दूंगी, चाहे आपका कम्युनिकेटर आपको क्लियर कर देगा कि वो है क्या। बिकॉज मुझे अभी इस चीज का कुछ नहीं पता कि ACC कोड क्या लिखा है उसमें। ठीक है मैम, मैं कम्युनिकेटर को शेयर कर दूंगा, हाँ, आप आप फिर शेयर बाद में कर बता दो, जो देना। भी आपके कम्युनिकेटर है उनको शेयर कर दो, तो मैं आपको वो क्लियर कर दूंगी आज 6 बजे से पहले पहले ही आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें लिखा क्या है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। ओके सर। ओके। तो आई हैव जस्ट गिवन यू अ लिंक इन द चैट बॉक्स, आपको ये लिंक दिख रहा होगा, इसके थ्रू हम पेड इंक्वायरी डाल सकते हैं कि हमें अगर अपनी फाइल के रिगार्डिंग इंक्वायरी करनी है तो ये लिंक ओपन करोगे तो आपके सामने ये स्क्रीन विजिबल हो जाएगी, कॉन्टेक्ट यूके वीजाज एंड इमिग्रेशन फ्रॉम आउटसाइड दी यूके। तो इसमें हमें किस चीज के रिगार्डिंग इंक्वायरी डालनी है? जनरल इंक्वायरी, रिफंड, टेक्निकल सपोर्ट। रिफंड की इंक्वायरी वैसे हो सकती है कि जैसे आपका फाइल रिफ्यूज हो गया, आपका हेल्थ इंश्योरेंस वापस आना है, तो आप रिफंड में डाल के क्वेरी डाल सकते हो। बट आपकी एक जनरल इंक्वायरी है आपकी फाइल को लेकर, तो इसमें एक जनरल इंक्वायरी पे क्लिक करना है। गिवन नेम, फैमिली नेम, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीजें दोबारा वही जो फॉर्म फिल किया था उसी में से ही डालनी है। जैसे ये एप्लीकेंट नेम है, फर्स्ट नेम बलविंदर कौर डॉट, तो ऐसे ही यहाँ पे बलविंदर कौर एंटर करके नीचे डॉट लगानी है। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है, क्या ईमेल आईडी था, और ईमेल आईडी, प्लेस वेयर यू आर मेकिंग यू एन एप्लीकेशन, कौन सी लोकेशन से आप ये एप्लीकेशन लगा रहे हो। तो जहां पे उस स्टूडेंट ने बायोमेट्रिक अपने दिए थे तो वो लोकेशन सेलेक्ट करनी है। चंडीगढ़, दिल्ली, कौन सी लोकेशन पे उसने अपने बायोमेट्रिक दिए थे वो लोकेशन सेलेक्ट करके। इज योर इंक्वायरी अबाउट एन एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, मतलब आपकी एग्जिस्टिंग कोई एप्लीकेशन है जो अभी लगी हुई है तो उसके रिगार्डिंग आपकी क्वेरी है, तो ऑब्वियसली यस। तो यस करोगे तो आपसे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर पूछेगा। तो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर क्या है स्टूडेंट का? दैट इज द GWF रेफरेंस नंबर, ये वाला नंबर इसमें एंटर हो जाएगा।
आर यू दी एप्लीकेंट? यस, एप्लीकेंट के बिहाफ पे इंक्वायरी डल रही है। टाइप ऑफ वीजा अप्लाइड फॉर, दिस इज ऑन योर एप्लीकेशन फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट एंटर हो जाएगा, आपने जो वीजा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया है। नेशनैलिटी इंडियन। डेट ऑफ बर्थ डालनी है, सारा कुछ फॉर्म से ही देख के डालना है। डेट ऑफ एप्लीकेशन स्लैश बायोमेट्रिक्स। तो बायोमेट्रिक की डेट क्या थी स्टूडेंट की? वो ये वाली डेट है जो यहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट थी। जिस डेट को स्टूडेंट वहां पे बायोमेट्रिक के लिए अपीयर करके आया है, तो वो डेट यहाँ पे एंटर करनी है। पासपोर्ट नंबर, ये सारा कुछ फॉर्म में लिखा होगा, तो फॉर्म से कॉपी पेस्ट करना है। IHS रेफरेंस नंबर इफ एप्लीकेबल, पहली बात तो ये मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपके पास आपका IHS रेफरेंस नंबर, वो तो ऑब्वियसली है कि आया होगा। जब हमने फाइल लगाई थी तो IHS का रेफरेंस नंबर की ईमेल हर एक स्टूडेंट को आती है। तो ये रहा IHS का रेफरेंस नंबर। जब स्टूडेंट पे करता है तो ये वाला नंबर कॉपी करना है। तो ये नंबर डालना। ईमेल एड्रेस यूज्ड ऑन एप्लीकेशन, जो ईमेल आईडी यूज की। इफ डिफरेंट फ्रॉम अबव, जो ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे डाल रहे हो, अगर यही ईमेल आईडी यूज हुई है तो ठीक है, अगर कोई और ईमेल आईडी यूज हुई है तो यहाँ पे एंटर करनी है। नाउ व्हाट इज योर इंक्वायरी? यहाँ पे आपको टोटली एक ईमेल वाला फॉर्मेट ही यूज करना है, लाइक कि आई वांट टू आस्क अबाउट माय एप्लीकेशन, मेरी एप्लीकेशन इस डेट को लॉन्च हुई थी, अब तक मेरा कोई डिसीजन नहीं आया है। तो आपकी जो भी जनरल इंक्वायरी है दैट यू वांट टू आस्क, आप पूछना चाहते हो, तो आप यहाँ पे इंक्वायरी के सेक्शन में डाल सकते हो कि आई वांट टू आस्क दीज थिंग्स। उसके बाद इसके लिए पेमेंट होगा, दिस इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बिलिंग एड्रेस में आ जाएगा, चाहे तो आप इसमें कार्ड होल्डर की डिटेल डाल दो, चाहे जिस स्टूडेंट की एप्लीकेशन लगाई है उस स्टूडेंट की डिटेल्स डाल दो। बिलिंग कंट्री इंडिया, अब सिटी कुछ भी। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ईमेल एड्रेस, तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे पेमेंट अमाउंट आ जाएगी, वी एम टू रिस्पॉन्ड यू ईमेल इन द 5 वर्किंग डेज। तो कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो पेमेंट की ऑप्शन आ जाएगी, कितनी पेमेंट करनी है, दैट इज 2.74 GB, मतलब अप्रोक्स 3 पाउंड की पेमेंट जाएगी, विच इज अप्रोक्सीमेटली 300 रुपीज। तो 300 रुपए की पेमेंट जाएगी, 300 से 400 रुपए की मैक्सिमम। तो ये पेमेंट करने के बाद आप अपनी जो इंक्वायरी है वो सबमिट हो जाएगी यूके वीजा एप्लीकेशन सेंटर को। तो इनका रिस्पांस वैसे विद इन 5 डेज आ जाता है। तो रिस्पांस में क्या बता सकते हैं आपको कि आपकी एप्लीकेशन अभी अंडर प्रोसेस है, इस पे डिसीजन अवेटिंग है, या कुछ एडिशनल उनको चाहिए होता है, कोई फंड वेरिफिकेशन की ईमेल गई है तो वो आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। तो जनरल इंक्वायरी अबाउट योर एप्लीकेशन यू कैन आस्क थ्रू दिस सिस्टम। तो इन्होंने ये 3 पाउंड वाला मेथड इसलिए बनाया है कि स्टूडेंट्स अपनी एप्लीकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन ले पाए। ये जनरली, अब किसी का रिफंड नहीं आया तो उसके लिए भी सेम ही सारी डिटेल जाएगी कि कौन सी डेट को एप्लीकेशन लगी थी, सब कुछ। तो वो रिफंड के रिगार्डिंग यहाँ से सिलेक्ट होगा। टेक्निकल सपोर्ट, तो पेमेंट करते टाइम कोई एरर आ गया, कुछ आ गया, तो टेक्निकल सपोर्ट के थ्रू उनको कांटेक्ट करना है। तो वॉट एवर इंक्वायरी यू वांट टू आस्क, वॉट एवर क्वेरी यू हैव, आप इनके थ्रू UKVI को कांटेक्ट कर सकते हो। जब आप कनाडा की फाइलिंग सीखोगे ना, तो कनाडा में भी एक ऑप्शन आती है वेब फॉर्म की, जिसके थ्रू आप कैनेडियन एम्बेसी को कांटेक्ट कर सकते हो। अब इस मेथड के थ्रू आप यूके एम्बेसी को कांटेक्ट कर सकते हो, उनके जो कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे विद इन 5 वर्किंग डेज।
अगर स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिली है तो उसे कहाँ डिक्लेयर करना है या उसके प्रूफ कहाँ फिल करने हैं? योगेश सर, पहली बात तो अगर स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिला है, मैंने आपको कैश लेटर दिखाया था एक बच्चे का। जस्ट अ मिनट। पहली बात तो जो कैश लेटर में जो फीस लिखी आती है ना, वो टोटल फीस हमने जब एंटर कर रहे हैं, जब हम अपना फाइल लगा रहे होते हैं फॉर्म में, जब हम लिखते हैं व्हाट इज द टोटल एनुअल फीस, तो टोटल एनुअल फीस की अमाउंट हमने उतनी ही लिखनी है जितनी उसमें से स्कॉलरशिप माइनस करके है। लाइक किसी स्टूडेंट की 15,000 फीस है, 3,000 उसने पे कर दी, 2,000 की उसको स्कॉलरशिप मिली है, तो टोटल स्टूडेंट की फीस कितनी हुई? 13,000 हुई ना। तो हमें स्कॉलरशिप माइनस करके उसमें से फीस लिखनी है, टोटल फीस फॉर द ईयर। तो स्कॉलरशिप की अगर कोई भी डिटेल होगी वो कैश लेटर में लिखी आती है, या कैश लेटर में अमाउंट ही स्कॉलरशिप को माइनस करने के बाद लिखते हैं वो। तो हमें फॉर्म में अमाउंट वही फिल करनी है आफ्टर डिडक्टिंग द स्कॉलरशिप। कैश लेटर के अकॉर्डिंग चलना है आप लोगों को। कैश लेटर में लिखा होगा, एडिशनल लिखा होगा, कैश लेटर पे डिक्लेयर हो जाएगा कि इतनी स्कॉलरशिप बच्चे को मिली है। दो तरीके का कैश लेटर होगा, या तो उस पे माइनस करके लिखी होगी अमाउंट, टोटल फीस, या उसमें नीचे लिखा होगा कि स्टूडेंट हैज अवॉर्डेड अ स्कॉलरशिप अमाउंट ऑफ दिस। तो हमें अलग से कहीं मेंशन नहीं करना है, सिर्फ कैश लेटर को देख के ही, मतलब कैश लेटर को ही साथ में अटैच कर देना है, नथिंग एल्स। तो कहीं अलग से डिक्लेयर नहीं होगा वो। अगर मेरे पास कैश होगा तो शो। वेट, मैं आपको एक कैश लेटर दिखाती हूँ जिसमें स्कॉलरशिप भी लिखी होगी। सो दिस इज द काइंड ऑफ कैश लेटर। अब जैसे ही कैश लेटर आपके सामने है, तो इसमें लिखा है कि कोर्स फीस 14,600। बट इस कैश लेटर पे जो ये फीस लिखी गई है ना, ये 1,000 पाउंड माइनस करके लिखी गई है। वाइस चांसलर स्कॉलरशिप इस बच्चे को मिली है, दैट इज 1,000। तो 1,000 पाउंड की इसको स्कॉलरशिप मिली है, बट ये जो कोर्स फीस इन्होंने लिखी है, ये कोर्स फीस स्कॉलरशिप को माइनस करने के बाद लिखी गई है। अब आप लोग पूछोगे कि हमें कैसे पता ये माइनस हुई है या नहीं। तो जो ऑफर लेटर मिला है, ऑफर लेटर में तो टोटल एनुअल फीस लिखी होगी। तो ऑफर लेटर में स्टूडेंट की फीस 15,600 लिखी आई होगी, और ये भी मेंशन होगा कि इस बच्चे को 1,000 पाउंड की स्कॉलरशिप मिली। तो आपको क्लियर हो गया कि 1,000 माइनस करने के बाद इसकी एनुअल फीस कितनी हो गई? 14,600। तो 14,600 टोटल फीस है। पेड कितनी है वो भी कैश लेटर में लिखी है, तो हमें वो अमाउंट्स मेंशन करनी है। तो एज पर कैश लेटर चलना है, हमें हमेशा कैश लेटर में जो डिटेल लिखी है उसके अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स फिल करनी है। Still, if you guys feel you have any doubt to mention in the chat box, तो next 5 to 10 minutes आपकी queries क्लियर हो जाएंगी सारी। यूके के रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो यूके स्टार्टिंग जो भी आपको समझाया गया था, सारा वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस, उसकी कॉस्ट क्या, फाइलिंग के रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो मेंशन कर दीजिए। कल से जो आप लोगों के सेशन होंगे दैट विल बी रिलेटेड टू द कनाडा वीजा फाइलिंग। तो कल से कनाडा की वीजा फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यूके का अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप आज ही अपना डाउट क्लियर कीजिए।
तो आई होप किसी का कोई भी डाउट नहीं है, किसी ने चैट बॉक्स में कुछ भी नहीं मेंशन किया। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। स्टिल इफ यू गाइज फील बाद में कुछ क्वेरी आती है, किसी का कोई डाउट रेज हो जाता है जब आप लोग फाइल लॉन्चमेंट करोगे, तब भी कोई डाउट रहता है, देन यू कैन आस्क। इवन प्रैक्टिकली करोगे देन यू विल गेट टू नो एवरीथिंग दैट वी अंडरस्टैंड, कि जब तक आप करोगे नहीं इस चीज को देन तब तक आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि कैसे क्या क्या क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो आई डोंट थिंक सो किसी का कोई डाउट है। तो एज नीतू मैम हैज सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ सेशन, सो प्लीज गिव योर रिव्यूज एज वेल। आपके रिव्यूज बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इफ यू वांट कि समथिंग कुछ भी इम्प्रूव करने वाला है तो मेंशन कीजिए अपने कम्युनिकेटर को, अपने रिव्यूज दे दीजिए। दैट डजेंट मैटर कि आप लोग पॉजिटिव दे रहे हैं नेगेटिव, नेगेटिव भी देते हो, दैट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर अस। तो हमें पता चल जाता है कि हमें किस चीज को आगे इंप्रूव करना है। तो वॉट एवर जो भी नॉलेज आपको मिली, अगर आपको लगता है कि दिस विल बी हेल्पफुल, सो जस्ट गिव अ पॉजिटिव रिव्यू टू योर कम्युनिकेटर्स। सो मैम, हमने टियर 2 करियर वीजा की एम्बेसी एंड प्रायोरिटी पे की थी, बट कैंडिडेट के बायोमेट्रिक नहीं हुए। केरल वीजा टियर 2 स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए आपने अप्लाई किया था, बट कैंडिडेट के बायोमेट्रिक नहीं हुए, क्या इसी लिंक से रिफंड की क्वेरी हो सकती है? सर, अगर एम्बेसी फीस एंड प्रायोरिटी सर्विस की फीस पे की थी आप लोगों ने, तो बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट क्यों नहीं ली? तो प्रायोरिटी की पे करते टाइम आपने बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट बुक नहीं की क्या? तो ये तो क्लियर कट लिखा है एम्बेसी की वेबसाइट पे, अपॉइंटमेंट बुक की थी, फिर वो बच्चा अपॉइंटमेंट देने भी गया था। तो ये चीज तो क्लियर है सर कि ये जो वीजा एप्लीकेशन फीस है प्लस प्रायोरिटी सर्विस की फीस है, इफ स्टूडेंट रिफ्यूज हो जाता है तो आपकी एम्बेसी फीस और प्रायोरिटी सर्विस की फीस नॉन रिफंडेबल है। सर दैट यू कैन आस्क, हाँ, आप इस लिंक से जाके रिफंड वाले सेक्शन में वहां से क्वेरी रेज कर सकते हैं कि ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस या कुछ फैमिली इमरजेंसी या पर्सनल मेडिकल इमरजेंसी हो गई जिसकी वजह से स्टूडेंट डिड नॉट अपीयर फॉर द बायोमेट्रिक्स एंड स्टूडेंट ने अपना फाइल विड्रॉ कर लिया, तो स्टूडेंट को कुछ अगर रिफंड हो सकता है तो रिफंड सेक्शन में आप क्वेरी डाल सकते हो। वो रिफंड सेक्शन ही आपको सिलेक्ट करके उसमें फाइल का रेफरेंस नंबर पूछेंगे, फाइल की कैटेगरी पूछेंगे, सब कुछ पूछेंगे। सो वहां से आप रिफंड की क्वेरी डाल सकते हो कि इफ दे विल रिफंड समथिंग। पहली बात तो ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट होती है, बट इफ स्टिल दे विल रिफंड तो आपको वो बता देंगे। तो उसका 5 दिन में आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, विद इन 5 to 6 वर्किंग डेज में। सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब कोई डाउट आपका इसके बाद सेशन के बाद रहता है तो मेंशन इट टू योर कम्युनिकेटर, बिकॉज यूके का सेशन का आज लास्ट डे है। एट द एंड ऑफ दी सेशंस इफ यू गाइस फील कि आपकी कुछ क्वेरीज रहती हैं तो प्लीज अपने कम्युनिकेटर्स को मेंशन कर दीजिएगा। वी विल अरेंज अ डाउट सेशन एज वेल। दोनों कंट्रीज का डाउट सेशन हो जाएगा अगर आपकी कुछ क्वेरीज होंगी तो। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द टुडे सेशन। नाउ ओवर टू नीतू मैम। So guys, I think नीतू मैम इज नॉट देयर, सो टुमारो बी ऑन टाइम प्लीज। कल से आपके कनाडा के फाइलिंग के सेशंस हैं, तो टुमारो एट शार्प 3 p.m. यू हैव टू जॉइन द सेशन फॉर द कनाडा वीजा फाइलिंग। सो बाय एवरीवन, यू कैन लीव द सेशन, इट्स ओके। समझ में आया ना? तो थैंक यू सो मच सिमरन। एंड यूके का लॉजमेंट फाइलिंग का प्रोसेस जो है आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। सो कल से जो हम कनाडा लॉजमेंट एंड फाइलिंग प्रोसेस शुरू करेंगे। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि एक तो टाइमली आपने
जो है साइन अप करना है, टाइमली आना है। सेकंड सर, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग जो है फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। एंड आपका जो है लास्ट रहेगा जब कनाडा का सेशन, देन वी लेट यू नो कि आपका जो है एग्जाम के लिए एक दिन जो है हम आपका लेंगे, वहां पर आपको एग्जाम की गाइडलाइंस और कैसे कंडक्ट होगा वो आपको बता देंगे, क्योंकि सर्टिफिकेशन आपको जो है मिलेगी कनाडा एंड यूके का। सो थैंक यू सो मच एवरीवन ओवर हेयर। एंड अगर कुछ भी डाउट्स आप रह जाते हैं तो एज वी ऑलवेज से कि आप अपने कम्युनिकेटर को कम्युनिकेट कर सकते हैं, अदरवाइज सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लेते ही हैं आपकी क्वेरीज। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।